ये ऐसे प्रश्न हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, सभी बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये जो अवकल समीकरण दे रखा है इसकी घात क्या है। तो अगर इस प्रश्न में कोटि पूछता कि घात निकालने के लिए सबसे पहले चीज क्या देखी जाती है, कोटि। कोटि कितनी, अधिकतम कितनी बार अवकल जो है, 2 बार। तो कई बार कई बच्चे सोचते हैं कि सर जहाँ से हम कोटि चेक करते हैं उसकी पावर देखनी होती है, तो पावर तो 3 है, तो हमारी घात 3 होगी। तो नहीं, घात 3 नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं घात होने के लिए सबसे पहले ये अवकल समीकरण के बहुपद के रूप में होना चाहिए, जो कि बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डी वाई बट्टे डी एक्स किसी के एंगल में घुस गया है। अब जब भी एंगल में घुस जाता है तो घात परिभाषित नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही हो जाएगा। बाकी अगले ख नंबर पे आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं कि इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, ख नंबर पे आ जाओ। तो मैं वही मान लेता हूँ, सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। यहाँ पर है टेन इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। ठीक है, ये है। तो देखो मेरे भाई, एंगल पॉजिटिव है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इधर टेन इनवर्स, इसका 10 में सोचो मान, 10 60 का मान होता है, 60 को हम लिखते हैं π/3। अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर सेक -θ होता है तो उसको हम लिखते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा हो जाएगा। थीटा कितना है, 2 है। तो 10 इनवर्स से 10 हट गया, यहाँ बच गया π/3, और ये है पाई। इसका मान देखो, बाहर सेक इनवर्स है, इसका मान सेक में सोचना है, सेक 60 का मान होता है। 60 को हम क्या लिखते हैं, π/3 लिखते हैं। ठीक है, तो सेक इनवर्स से सेक हट जाएगा, क्या बचेगा, π/3 माइनस का पाई, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ से बचेगा π/3। π/3 ये हो जाएगा 2π/3 माइनस के पाई, लॉस ऑफ आ जाएगा 3। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा 3 पाई, 2 पाई में से 3 पाई घटाओगे माइनस के π/3 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा, माइनस के π/3 आ जाएगा। क्या माइनस के π/3 ऑप्शन में है, जी बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। गौर नंबर पे आ जाओ, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ये हमें बताना है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, गौर नंबर। तो समाकलन है, आई मान लो, इंटीग्रेशन है 1 से लेके √3 dx बट्टे में है 1 + x²। ठीक है जी, इंटीग्रेशन करेंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। किसका इंटीग्रेशन होता है, 10 इनवर्स x का इंटीग्रेशन हो गया। लिमिट लगा देनी है। अब लिमिट क्या लगेगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x के जगह पर अपर लिमिट माइनस x के जगह पर लोअर लिमिट 1। तो इधर 10 है इनवर्स में, इसका मान 10 में सोचोगे, 10 इनवर्स, इसका मान 10 में सोचेंगे, 10 60 का मान √3 होता है, और 10 45 का मान 1 होता है। तो यहाँ आ जाएगा 10 π/4। तो 10 इनवर्स से 10 हट गया, यहाँ बचा π/3, यहाँ बचा π/4। लॉस ऑफ आ जाएगा 4 × 12, 4 पाई माइनस के 3 पाई। आंसर आ जाएगा π/12। कितना आ जाएगा, π/12। यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 वाला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, आप प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न को आप दोबारा देख सकते हैं। अगले नंबर पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मान लीजिए कि जो फलन है f(x) = 3x है, द्वारा परिभाषित है। जो फलन जा रहा है वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है, एक क्या की और आच्छादक के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो घ नंबर पे आ जाओ। देखो, सबसे पहले हम चेक करते हैं एक की, मैं आपको करके दिखाऊंगा और फिर इधर दिखाऊंगा आच्छादक को। ठीक, तो देखो मेरे भाई, एक क्या की है और ये आच्छादक भी है। कैसे आपको पता लगेगा, इसे x बोलते हैं, इसे y बोलते हैं, और y बराबर हमारे पास प्रश्न में दे रखा है 3x। ठीक है ना, तो देखो, इसके पास पूरी वास्तविक संख्या, इसके पास पूरी वास्तविक संख्या, फलन है। अगर आप 0 रखोगे तो 3 × 0 0 आ जाएगा, 1 रखोगे तो 3 गुणा प्लस का 1 3 आ जाएगा। अब -1 रखोगे, 3 × -1 -3 आ जाएगा। तो एक इनपुट एक आउटपुट दे रहा है, कोई रिपीट नहीं कर रहा है। तो ये क्या है, एक क्या की है। आच्छादक में आ जाओ,
अच्छा तक में क्या करते हैं, एफ एक्स को वाई मानते हैं, तो वाई बराबर आपका 3x है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, y/3। चित्र बना के दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये इसके पास पूरी वास्तविक संख्या है, इसके पास पूरी वास्तविक संख्या है, इसे x कहते हैं, इसे y कहते हैं, और x बराबर क्या है, y/3। अच्छा तक कब होता है, जब इसके अंदर के सभी अवयवों का प्रतिचित्रण यहाँ मिले। देखो अगर आप जीरो रखोगे तो y की जगह पे जीरो रखो, 0/3 क्या आ जाएगा, जीरो। जीरो वास्तविक संख्या में आता है। अब अगर √2 रखोगे तो यहाँ आ जाएगा √2/3, ये भी एक वास्तविक संख्या में आता है। परिमेय अपरिमेय से लेना देना नहीं है, परिमेय और अपरिमेय दोनों वास्तविक संख्या में ही आते हैं। तो आप कुछ भी रखोगे उसका प्रतिशत यहाँ मिलेगा जरूर, तो ये अच्छा तक भी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, एक क्या कि अच्छा तक दोनों है, ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। कह रहे हैं किसी बिंदु पर ये जो रेखा है वक्र की स्पर्श रेखा होगी, किस बिंदु पर होगी, जो बिंदु संतुष्ट करेगी वो हो जाएगी। सो देखो अगर आप ये जो वक्र है, ठीक है, मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। पहला वाला वक्र आपको दे रखा है y बराबर x+1, तो जो प्रवणता होती है वो होती है dy/dx, x का प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी वाली जो हमें वक्र दे रखा है वो दे रखा है y² बराबर 4x, तो अगर मैं अपकलज करूँगा तो ये हो जाएगा 2y, और y का प्लस dy/dx, और 4x का प्लस क्या होता है 1, तो dy/dx, 2 दूनी 4, 2/y। अब कौन सा बिंदु संतुष्ट करेगा कि यहाँ पर 1 आ जाए, तो y की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, 2, y की जगह पे 2 रखना पड़ेगा, और इसको भी संतुष्ट करना चाहिए। तो x की जगह पर 1 रखोगे और y की जगह पे 2, इस वक्र को भी संतुष्ट करेगा और इस वक्र को भी संतुष्ट करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये जो पहला वाला है वो सही हो जाएगा। देखो अगर x की जगह पर 1 और y की जगह पे 2 रखोगे, इसको और इसको दोनों को संतुष्ट करेगा और इसको भी संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में, दूसरे का क। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में ये जो संबंध हमें दे रखा है, प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है परंतु ना तो सम्मित है और ना ही संक्रामक, ठीक है। सो आप देखोगे सब्जेक्टिव प्रश्न है, हमारे पास समुच्चय दे रखा है, दिया है समुच्चय, समुच्चय ए हमारे पास क्या है 1 2 3 है, और जो संबंध आर है वो हमको दे रखा है 1,1 2,2, अरे यार 2,3, हाँ चलो है 2,2 3,3 और 1,2 है, ये दे रखा है। थोड़ा आगे पीछे हो गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें चेक करना है स्वतुल्य के लिए, आ जाओ। नंबर 1 हम चेक करेंगे स्वतुल्य। स्वतुल्य संबंध का मतलब होता है खुद का संबंध खुद के साथ। इस समुच्चय में जितने भी अवयव हैं उनका खुद का खुद के साथ, एक का एक के साथ, दो का दो के साथ, तीन का तीन के साथ होना चाहिए, जो कि बिल्कुल है। चूंकि 1,1 आर में है, 2,2 आर में है, 3,3 आर में है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो यहाँ से ये पता लग रहा है कि हर एक ए का ए के साथ आर में है, हर एक ए कहाँ से आना चाहिए, आर से आना चाहिए, सॉरी हर एक ए से आना चाहिए, इस सेट से आना चाहिए, ठीक है। इसलिए यह स्वतुल्य है, ठीक है। सभी का संबंध खुद का संबंध खुद के साथ है तो स्वतुल्य है। अब नंबर 2 पे आ जाओ, सम्मित। सम्मित भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। जब हमें मना करना होता है तो बाई एग्जाम्पल हम मना करते हैं, ठीक है, बाई उदाहरण देखिए हमें मना करना होता है। चलिए सम्मित पे आ जाओ। तो यहाँ देखो जैसे 2 का संबंध 3 के साथ है, या 1 का संबंध 2 के साथ है, 1,2 आर में है, क्या 2,1 आर में है? अगर ए का संबंध बी के साथ होता तो बी का संबंध ए के साथ होना चाहिए ना, आर में नहीं है। अगर आर में नहीं है इसलिए यह सम्मित नहीं है, यह सम्मित नहीं है। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। संक्रामक में आ जाओ। देखो 1 का संबंध 2 के साथ है, 2 का संबंध 3 के साथ है,
चूंकि 1,2 आर में है, 2 पे ख़त्म हो रहा है, 2 से स्टार्ट करो, 2,3 भी आर में है। क्या 1,3 आर में है? 1 का तुमको संबंध 3 के साथ है? नहीं है, इसलिए यह संक्रामक नहीं है, यह संबंध संक्रामक नहीं है। यही हमें प्रूफ करना था कि स्वतुल्य होगा, सम्मित नहीं होगा, संक्रामक भी नहीं होगा। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। अब ख नंबर पे आ जाओ। ठीक है, अब ख नंबर पे आ जाते हैं। कह रहे हैं शेक स्क्वायर एक्स बट्टे कौशिक स्क्वायर एक्स का डीएक्स का क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। नंबर ख, तो कोई भी इंटीग्रेशन हो उसको हमेशा आई मान लेते हैं। इंटीग्रेशन हमारे पास है शेक स्क्वायर एक्स बट्टे में कौशिक स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो कोई सूत्र वगैरह के रूप में तो बन के नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, साइन कॉस में परिवर्तित कर लेंगे। कॉसेक को लिख सकता हूँ 1 बट्टा कॉस, स्क्वायर हो तो स्क्वायर लगा दो। कॉसेक को लिख सकता हूँ 1 बट्टा साइन, स्क्वायर हो तो स्क्वायर लगा दो। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब जानते हैं इसके गुणा इसके साथ भागा इसके गुणा इसके साथ, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बट्टे में कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। और साइन बट्टे कॉस क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स। टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो टेन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ शेक स्क्वायर एक्स -1। ठीक है, अलग अलग ले लूँगा इंटीग्रेशन। शेक स्क्वायर एक्स डीएक्स 1 डीएक्स, तो शेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x। डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस सी। तो जहाँ सी हमारा क्या है, समाकलन नियतांक। सी हमारा क्या होता है, समाकलन नियतांक होता है। तो ये प्रश्न भी आराम से बन गया। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर ये जो समीकरण मतलब ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स के बराबर है, तो एक्स वाई जेड के आपको क्या बताने हैं, मान बताने हैं। तो हल करते हैं, बड़ा आसान सा प्रश्न है। देखो गौर नंबर में आ जाओ। ठीक, हमारा को दे रखा है कि ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स के बराबर है। यहाँ पर है x प्लस वाई, इधर है 2, 5 प्लस जेड और इधर है एक्स वाई। यहाँ 6, 2, 5, 8। ठीक है, सो आप देखोगे तुलना करेंगे, 5 प्लस जेड किसके बराबर होगा, 5 प्लस जेड 5 के बराबर होगा। तो प्लस के 5 इधर के माइनस के 5, तो जेड का मान तो आ गया 0 आंसर। उसके साथ x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। और x गुणा वाई किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से y का मान निकालूंगा। देखो यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 6 माइनस के x, और इस y के मान को उठाकर मैं यहाँ रख दूंगा। ठीक है, तो x y का मान क्या है, 6 माइनस के x बराबर है 8। गुणा करूंगा 6x माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर 8। तो हल करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर उधर जाके प्लस, प्लस का उधर जाके माइनस का। तो देखो गुणा करने पे 8 है और जोड़ने पे 6, 4 दूनी 8, 4 और 2 को जोड़ोगे 6 आ जाएगा, 4x प्लस 2x। तो माइनस से अंदर गुणा कर दोगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 2। ठीक है, तो यहाँ से एक जोड़ा बन जाएगा और यहाँ से एक जोड़ा बन जाएगा। तो अगर आप देखेंगे इस जोड़े से x उभयनिष्ठ x माइनस 4, इस जोड़े से 2 उभयनिष्ठ x माइनस 4, सेम टू सेम है, यानी कि आपने सही किया है। जो 2 बार है उसे हम एक बार लिखते हैं और जो उभयनिष्ठ निकाला उसे दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखते हैं। यदि x माइनस 4 बराबर 0, तो माइनस का 4 इधर के प्लस का 4, और यदि x माइनस 2 बराबर 0, तो माइनस का 2 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 2। ठीक है जी, कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, नहीं होगी। अब आपके 2 केस बन जाएंगे। यदि x बराबर 2 होगा तो आपका क्या है, y बराबर है 6 माइनस एक्स, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अगर यदि
x बराबर आप क्या ले लोगे, 4 ले लोगे, तो y बराबर क्या, 6 माइनस एक्स, 6 माइनस 4, तो ये 2 आ जाएगा। और z का मान कितना है, 0 है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं ये 2p, ये पी बी के पर मान इतना है, पी ए बट्टे बी इतना है, पी ए यूनियन बी का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, घ नंबर पे आ जाओ। तो देखो 2 प्रायिकता ए, ये हमें दे रखा है 5/13। तो प्रायिकता ए का मान क्या हो जाएगा, ये 2 गुणे में धर के बट्टे में आ जाएगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा। प्रायिकता बी का मान हमें दे रखा है 5/13। ठीक है, पी ए यूनियन बी हमें निकालना है, और ये तभी निकल पाएगा जब हमें ए इंटरसेक्शन बी का मान पता चले, अन्यथा हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, सो देखो हमें क्या दे रखा है, हमें प्रश्न में दे रखा है पी ए बट्टा बी, हमें दे रखा है कितना, दे रखा है 2/5, 2/5 दे रखा है। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, बट्टे में बी है तो बी लग जाएगा। ठीक है, और ये हमें 2/5 दे रखा है। हल कर लेते हैं। तो पी ए इंटरसेक्शन बी, ये बट्टे के तरह के क्या हो जाएगा, गुणे में आ जाएगा, मान रखेंगे। तो पी बी का मान कितना, 5/13, 5 से 5 कटा, तो यह आ जाएगा 2/13। हमें ये नहीं निकालना है, हमें ये निकालना है। अब आ जाओ फिर से सूत्र में। चूंकि प्रायिकता ए यूनियन बी क्या होता है, प्रायिकता ए प्लस प्रायिकता बी माइनस प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी होता है। रख देंगे सूत्र, पी ए का मान है 5/26, प्रायिकता बी का मान है 5/13, और यह 2/13। तो लॉसपा आ जाएगा 26, 5 13 दूनी 2 पंजे 10, 2 13 दूनी 2 दूनी 4, 15 में से 4 घटाएंगे 11/26 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा, 11/26। कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये प्रश्न भी हमारा हल हो गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं ये सदिश और ये सदिश के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। इन दोनों सदिशों के बीच का क्या निकालना है, कोण ज्ञात करना है। अंगा नंबर पे आ जाओ। बहुत आसान सा प्रश्न है। देखो दिया है, हमें क्या दे रखा है, ए वेक्टर। ए वेक्टर है आई माइनस का 2j प्लस का 3k, और बी वेक्टर है 3i माइनस का 2j प्लस का k। ठीक है, तो माना ए व बी के बीच का कोण थीटा है। ठीक है, इसके बीच का कोण क्या है, थीटा है। तो आप जानते हैं सूत्र क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है ए डॉट बी बट्टे में परिमाण ए परिमाण बी, यही तो सूत्र होता है कि नहीं। तो सूत्र लगा देंगे। तो पहले एक एक चीज निकाल लेते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं ए डॉट बी। ए का मान है आई माइनस का 2j प्लस का 3k, डॉट प्रोडक्ट क्या है, 3i माइनस का 2j प्लस के। तो आई का गुणज आई के साथ होता है, 1 माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, तो ये आ जाएगा 7 और 3 10। चूंकि ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास आई माइनस का 2j प्लस का 3k, तो परिमाण ए क्या हो जाएगा, आई का गुणज क्या है 1 का वर्ग, जे का गुणज है -2 का वर्ग, और के का गुणज है 3 का वर्ग। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, तो ये आ जाएगा √14। फिर आ जाओ, बी वेक्टर हमको दे रखा है प्रश्न में 3i माइनस का 2j प्लस का k। तो बी का परिमाण हमको मिल जाएगा आई का गुणज 3 का वर्ग, जे का गुणज -2 का वर्ग, के का गुणज 1 का वर्ग, ये हो जाएगा। तो 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, तो ये आ जाएगा √14। कितना आ जाएगा, √14 आ जाएगा। अतः
सूत्र में आ जाते हैं, सारा मान हमने निकाल लिया है। हमारे पास कॉस थीटा बराबर क्या था, ए डॉट बी बट्टे में मापांक ए गुणा मापांक बी। अब हम मान रखेंगे, ए डॉट बी का मान था 10 और इसका मान है √14, इसका मान भी है √14। 10/14 हो जाएगा और 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। हमें थीटा निकालना है, तो कॉस इधर आके क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 5/7। ठीक है जी, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कह रहे हैं साइन एक्स का लॉग एक्स के सापेक्ष अवकलन गुणक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़े नंबर में आते हैं, चौथे का कौन नंबर है। ठीक है, तो हम मान लेंगे, माना ये u है, u हमारे पास क्या है, साइन एक्स है, और v हमारे पास है लॉग एक्स। प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है, प्रश्न के अनुसार हमें निकालना है du/dv। तो x हमारा क्या है, यहाँ पर पैरामीटर है, साइन एक्स का लॉग एक्स के सापेक्ष, इसको u बोला इसको v बोला, तो du/dv हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो आ जाते हैं प्रश्न में। u हमारे पास क्या है, साइन एक्स, तो हमें x के सापेक्ष अवकलज करना है, तो du/dx क्या होगा, साइन एक्स का अवकलज कॉस एक्स। उसके बाद v हमारे पास क्या है, लॉग एक्स, तो dv/dx लॉग एक्स का अवकलज 1/x अतः। ठीक है, जो हमें ज्ञात करना है उस पर आ जाते हैं। तो हमें ज्ञात करना है du/dv, जो कि होगा du/dx dv/dx। मान रख देंगे उठाकर, तो ये है du/dx का मान है cos x और dv/dx का मान है x। ये बट्टे का इधर रखे क्या हो जाएगा, गुणे में, तो आंसर आ जाएगा x cos x। ठीक है, आंसर आ जाएगा x cos x। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, कह रहे हैं पूर्णांक 1 से लेकर 11 तक में से 2 पूर्णांक यादृच्छा चुने जाते हैं। यदि इनका योग सम है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों पूर्णांक विषम है। दोनों पूर्णांक विषम है, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो, ये वाला क्वेश्चन मैंने कल लिख के जो मैराथन क्लास मैंने ली थी उस पर भी मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़े नंबर में भी आ जाता है। तो देखो, सहप्रतिबंध प्रायिकता पर आधारित प्रश्न है, कह रहे इनका योग सम है। इनका योग क्या है, सम है। तो जो घटना घटित हो चुकी है उसका नाम हम f देते हैं। योग अगर हम जोड़े तो सम आता है। ठीक है, और जिसका हमें निकालना है दोनों पूर्णांक विषम हो, दोनों पूर्णांक विषम हो, ये घटना ये है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रश्नानुसार प्रायिकता E/F हमें ज्ञात करनी है। शानदार क्वेश्चन है। इस प्रश्न की खूबी है कि आपको कुल परिणाम पता नहीं है, 1 से लेकर 11 तक बस बोल दिया है। तो अगर योग सम है, दोनों पूर्णांकों का योग सम है, और दोनों क्या होना चाहिए, क्या बोला गया है, दोनों पूर्णांक यादृच्छिक, यदि इनका योग सम है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों पूर्णांक विषम है। ठीक है, अच्छा विषम की बात करेंगे, दोनों का योग सम है, पहले ये लेते हैं। ठीक है, दोनों का योग सम है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1,3 आएगा, फिर 1,5 आएगा, 11 तक ले सकते हैं, 1, क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 1,9 आ जाएगा, 1,11 आ जाएगा। जोड़ने पे सम आना चाहिए, 1 का हो गया, अब 2 पे आ जाओ। ठीक है, तो 7 आ चुका है, जोड़ने पे विषम आना चाहिए, सम आना चाहिए, 2,8, सॉरी यार 2,8 के लिख दिया, 2,4 सेम टू सेम नहीं होना चाहिए, 2,4, 2,6, 2,8। ठीक है, उसके बाद 2,10, जोड़ने पे सम आना चाहिए। ठीक है, 2 का हो गया, 11 नहीं ले सकते, 3 पे आ जाओ। इससे छोटी संख्या मतलब इससे बड़ा ही लेना है, 3 पे आ जाओगे, 3,5, जोड़ने पे सम आना चाहिए, 3,7, फिर क्या हो जाएगा 3,9,
और 3,11 भी हो जाएगा। 4 पे आ जाओ। 4,6, 4,6 हो गया, 4,8 हो गया, 4,10 हो गया, 11 नहीं ले सकता। 5 पे आ जाओ। 5,7 हो जाएगा, फिर 5,9 हो जाएगा, 5,11 हो जाएगा। ठीक, अब आ जाओ 6 पे। 6,8, 6,10, 7 पे आ जाओ। 7,9, 7,11, ठीक है, 8,10 और 8 पे आ गया 9,11। ठीक है, बाकी नहीं हो सकता, बाकी नहीं ले सकते हैं। ये संख्याएं आ गई। दोनों पूर्णांक विषम हो, ठीक है, दोनों पूर्णांक विषम हो और जोड़ने पे आपको क्या मिले, सम मिले, तो वो घटना कौन कौन सी हो जाएगी? 1,3, 1,5, 1,7, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, 1,9, दोनों के दोनों विषम होने चाहिए, जोड़ने पे सम आना चाहिए। 1,11, ठीक है, फिर आ जाओ, दोनों विषम, दो तो नहीं ले सकते, 3 पे आ जाएंगे। 3,7, 3,9, 3,11, 4 नहीं ले सकता क्योंकि 4 सम संख्या होगी। फिर आ जाओगे 5,7, 5,9 और 5,11। 6 नहीं ले सकता क्योंकि वो ये हो गया। ठीक है, 6,11 हो गया। 5 क्या ले दिया यार, 6 क्यों लिख रहा हूँ, 5,11 हो गया। फिर 6 नहीं ले सकते, 7 पे आ जाओ। 7,9, फिर 7,11, उसके बाद 8 नहीं ले सकता, 9 पे आ जाओ। 9,11, जोड़ने पे सम, और 11 रिपीट हो जाएगा तो यही आ जाएगा बस। ठीक है, अब आपको जब ये निकालोगे आप, तो इसका सूत्र क्या होता है? प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे पी एफ। अब आपको निकालना पड़ेगा ई और एफ में क्या उभयनिष्ठ है, जो ई और एफ में उभयनिष्ठ हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जितनी भी संख्या है वो सारी संख्या आपको यहाँ एफ में मिलेंगी। ई और एफ का इंटरसेक्शन क्या है? ई के बराबर है, क्योंकि 1,3 यहाँ, 1,3 यहाँ, 1,5 यहाँ, 1,5 है, 1,7 यहाँ, 1,7, ये सारे मेंबर आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा? ई के बराबर हो जाएगा। तो कुल मिला के ये हो जाएगा प्रायिकता ई बट्टे में प्रायिकता एफ। तो अब कुल परिणाम पता नहीं है तो नंबर्स लेते हैं। अगर इस पर देखोगे तो कुल कितने नंबर्स हैं? 15 हैं इसमें, कुल परिणाम इसमें 15 है, और इसमें परिणाम कितना है? 25 है। किनके देख लो, तो ये 15/25 आ जाएगा। जब कुल परिणाम पता हुआ ना हो ना, तो नंबर्स लेके चलते हैं। तो 5 से काटोगे, 5 × 15, 5/25, आंसर आ जाएगा 3/5। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन बड़े नंबर में भी आ जाता है, छोटे नंबर में भी आ जाता है, कह नहीं सकते कितने नंबर में आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे हैं दिखाइए कि ये जो फलन है x = 1 पर सतत है। तो ये तो एकदम तुच्छ सा क्वेश्चन है एक नंबर के हिसाब से, ठीक है ना, एक ही फलन है, एक ही पॉइंट है। फंक्शन हमारे पास क्या है? x² 3x + 5 है, और x = 1 पर हमें चेक करना है। तो हम क्या करेंगे? लिमिट x टेंस टू 1 फंक्शन x निकालेंगे। x टेंस टू 1 फंक्शन x क्या है मेरे पास? x² + 3x + 5। x की जगह पर 1 रख दो, 1 का वर्ग 3, x की जगह पर 1, तो ये हो जाएगा 3 और 1 4 और 5 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9। ठीक, तो देखो ये क्या आ गया? अचर राशि आ गई। और आपको पता है हर एक अचर राशि क्या होती है? सतत होती है, क्योंकि अगर ग्राफ खींचोगे तो इसका ग्राफ कहीं पर टूटेगा नहीं। इसीलिए यह x = 1 पर सतत है। आंसर। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपका बड़े आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। अवरोध दे रखा है 1, x + y 4 या 4 से छोटा है, x और y 0 से बड़े हो, और z हमें ये दे रखा है, इसका अधिकतम मान पूछा है। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ख नंबर पे अवरोध 1 दे रखा है, z हमारे पास है 3x + 4y। अवरोध हमें एक ही दे रखा है, वो दे रखा है
एक्स प्लस वाई जो है 4 या 4 से छोटा है, और ये चीज़ बोल रखी है कि एक्स और वाई 0 या 0 से बड़ा हो, यानी कि हल क्षेत्र में प्रथम चतुर्थांश में लेना है, यही मतलब होता है। तो ग्राफ खींचना है तो क्या लिखेंगे, असमीका को समीकरण में बदलने पर, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 4 हो जाएगा। बदल दिया, पॉइंट्स निकालोगे आप, है ना। x का मान 0 मानोगे, y का मान 4 हो जाएगा, y का मान 0 मानोगे, x का मान 4 हो जाएगा। इसको p और q पॉइंट बोल लो। ग्राफ खींचते हैं, ये इधर x का मान पॉजिटिव होता है, इधर x का मान नेगेटिव, ऊपर y का मान पॉजिटिव, नीचे y का मान नेगेटिव। ये हमारा केंद्र है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। पॉइंट्स पे आ जाओ। पहला पॉइंट क्या है, 0,4, एक्स पे 0 वाई पे 4, यह है पी पॉइंट। और क्यू पॉइंट क्या है, एक्स पे 4 वाई पे 0, यह है क्यू पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए रेखा खींच दोगे, खींच दिया हमने। अब इसका हल क्षेत्र देखना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, पूरा दिखाना पड़ेगा हल करके। हल क्षेत्र के लिए हमने केंद्र ले लिया, जो बिंदु संतुष्ट करता है हल क्षेत्र उसकी तरफ जाएगा, संतुष्ट नहीं करेगा तो हल उससे बाहर जाएगा। तो असीमिका में रखना है। असीमिका क्या है, x प्लस वाई 4 या 4 से छोटा है, तो यहाँ रखोगे x के जगह पे 0 और y के जगह पे 0 रख दो यहाँ पर, 0 प्लस 0। तो देखो 4 बड़ा है, संतुष्ट कर रहा है, यानी कि हल क्षेत्र इस केंद्र की तरफ आएगा, प्रथम चतुर्थांश में ही लेना है। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए उभयनिष्ठ हल क्षेत्र क्या हो जाएगा, POQ हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन बिंदुओं पे मान ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखते हैं हम बिंदु, कोणीय बिंदु, और ये हमारा z है। z क्या है, 3x प्लस 4y। तो बिंदु हमारे पास है POQ। P बिंदु है 0,4, O बिंदु है 0,0 और यह है 0,4। तो x के जगह पे 0 रखो और y की जगह पे 4, तो ये आ जाएगा 16। x की जगह पे 0 रखो, y की जगह पे भी 0 रखो, 0। x की जगह पे 0 रखो, y की जगह पर, अरे यार क्या कर रहा हूँ, ये 4,0 है ना, ये वाला, ये 4,0 है। तो ये 12 आ जाएगा। तो अधिकतम मान कहाँ मिला, ये मिला। इसलिए जो z मैक्सिमम होगा कितना होगा, 16 होगा। किस बिंदु पर, 0,4 पर, आंसर। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको डिटेल में सॉल्व करके दिखा दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं, अंतराल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 5-5 नंबर में आता है, 8-8 नंबर में आ जाता है। ये अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें ये जो फलन है, प्रदत्त फलन वर्धमान भी हो और ह्रासमान भी हो। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। 5वें का क्या है, हमें दिया है, क्या दे रखा है, फलन f(x) हमें दे रखा है 2x की पावर 3 माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 36x प्लस का 7, ये चीज़ दे रखा है। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक बार हमें क्या करना होता है, अवकलज करना होता है। तो ये हो जाएगा 2 3 6 x स्क्वायर, 3 दूनी 6x और 36। ठीक है, तो यहाँ से देखो 6 उभयनिष्ठ है, x स्क्वायर 6 छंग 6 कम 6 6 छंग 36। ठीक है, अब इसका हम कर देंगे गुणनखंड, चूँकि कुछ भी काम रफ कॉपी में नहीं करना, ये ध्यान रखिएगा। गुणा करने में 6, घटाने पे 1, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ से आ जाएगा एक जोड़ा, यहाँ से दूसरा जोड़ा, तो यहाँ से x उभयनिष्ठ और यहाँ से 2 उभयनिष्ठ। जो 2 बार है उसे हम एक बार लिखते हैं और जो उभयनिष्ठ है उसे दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखते हैं।
तो यहाँ से आपको 2 बिंदु मिल जाएंगे। यदि x माइनस 3 बराबर 0 तो x का मान 3 हो जाएगा। यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x का मान माइनस के 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इन बिंदुओं को इधर दिखाएंगे नंबर लाइन पर। तो x का मान 1, माइनस का 2 और x का मान 1 3 है। तो हमारे पास 3 अंतराल आ जाएंगे, 1 2 3, और इन तीनों अंतराल पे हमें चेक करना है। एफ डैश एक्स जो है हमारे पास, मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 3 x प्लस 2। एक लाइन यहाँ लिख देना, क्या यहाँ एक लाइन लिखेगा, इसके बाद लिखोगे बिंदु के लिए। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं, निरपेक्ष बिंदु कहते हैं हिंदी में, निरपेक्ष बिंदु के लिए। ये लाइन छूट गया था जल्दबाजी में। क्या होता है, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखना होता है, इसको 0 के बराबर रख देंगे। ठीक है, तो 6 तो कांस्टेंट है, 0 नहीं होगा, तो ये 0 ले लिया हमने, गुणनखंड कर दिया था, 0 ले लिया, ये आ गया। अब हमें देखना है, अगर अंतराल पर एफ डैश एक्स का मान पॉजिटिव आया तो वर्धमान होगा, नेगेटिव आया तो ह्रासमान होगा, ये आप जानते हैं। तो यहाँ लिखोगे एफ डैश एक्स कितना है हमारे पास 6, x माइनस 3 x प्लस 2, और यहाँ पर है बिंदु। ठीक है, बिंदु क्या है यहाँ पर, बिंदु नहीं अंतराल, अंतराल लिखना। तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 2, माइनस 2 से 3, और 3 से इन्फिनिटी। तो ये पॉइंट्स हमें नहीं रखने होते हैं, इनमें बड़ा मान एक सोचना पड़ता है मनी मन। जैसे सोच लिया x का मान नेगेटिव के 10, बाउंड्री पॉइंट्स नहीं रखे जाते हैं ना, ये ओपन इंटरवल है। तो देखो 6 क्या है, पॉजिटिव है, माइनस 10 में से 3 घटाओगे नेगेटिव हो जाएगा, और माइनस 10 प्लस 2 नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, वर्धमान। फिर यहाँ से देखो मैंने x का मान सोच लिया, बड़े से बड़ा मान 2.5 बड़े में, तो यहाँ रखूँगा 6 पॉजिटिव है, 2.5 में 3 घटाऊंगा माइनस का बचेगा, 2.5 में 2 जोड़ूंगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस अंतराल में क्या आ जाएगा, ह्रासमान। और यहाँ से x का मान बड़ा सोचो, x का मान 10 सोच लिया, ज़्यादा बड़ा भी मत सोचो। तो 6 क्या है, पॉजिटिव है, 10 में से 3 घटाओगे पॉजिटिव आ जाएगा, और 10 में 2 जोड़ोगे पॉजिटिव, सारे हो गए पॉजिटिव, यानी कि इस अंतराल में भी क्या मिलेगा, वर्धमान। कुल मिलाकर माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी पर क्या है, वर्धमान है, तथा माइनस 2 से 3 पर क्या है, ह्रासमान है। आंसर 5 नंबर में, 8 नंबर में एग्जाम में बार बार क्वेश्चन में आ जाते हैं। ख नंबर में क्या बोल रहा है कि इसको हल करके हमें ये लाना है। तो कई बच्चे सोचेंगे कि सारणिक के गुणधर्म वाला प्रश्न है, जी नहीं, सारणिक के गुणधर्म वाला प्रश्न ये नहीं है। कैसे करेंगे, चलिए आइए देखते हैं। 5वें का क्या है, ख नंबर पे है। ठीक है, तो जो हमें दे रखा है पहले वो लिख लेंगे, लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर। ठीक है, क्या है बायां पक्ष, एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पर है 1 प्लस a 1 1, इधर है 1 1 प्लस b 1, फिर है 1 1 1 प्लस c। ठीक है, ये चीज़ है, हमें बस क्या करना है ना, प्रसार कर देना है, जस्ट प्रसार कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये लाना है हमें ना। तो यहाँ लिखेंगे r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है, r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो प्रसार जब हम करेंगे ना, ये वाला प्लस का होता है, ये वाला माइनस का होता है, और ये वाला प्लस का होता है। तो देखिए 1 प्लस a, ठीक है, ये यहाँ जाएगा, इसके गुणा इसके साथ अंदर, 1 प्लस b गुणा 1 प्लस c माइनस 1 कम 1, फिर यहाँ लगा दोगे, ये और ये छुपेगा, इसके गुणा इसके साथ 1 प्लस सी 1 कम 1 प्लस सी, देखो इसके गुणा इसके साथ, इसके गुणा इसके साथ, 1 कम 1। ठीक हो गया, सही है ना। देखो इसको छुपाया, इसके गुणा इसके साथ, इसके गुणा इसके साथ। ठीक है, फिर ये आ गया,
ये और ये छुपा, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ। अब क्या आ जाएगा, फिर से एक आ जाएगा प्लस का, ये और ये छुप जाएगा, इसकी गुणा इसके साथ एक, और इसकी गुणा इसके साथ, ये हो गया। ठीक है, अब देखो हमें ना गुणा करना है। पहले अंदर देखो, यहाँ पर है 1 + a, एक से गुणा करेंगे, एक कम एक, फिर एक सी, फिर आ जाएगा बी से गुणा करेंगे, बी एक कम बी, फिर आ जाएगा बी सी माइनस का एक, और यहाँ प्लस का एक माइनस का एक कटा, यहाँ बचेगा माइनस का सी, और यहाँ पर देखो एक से एक कटा, यहाँ बचेगा माइनस का बी। ठीक है जी, अब एक से अंदर गुणा करेंगे, देखो प्लस का एक माइनस का एक कट गया, एक से गुणा करेंगे वही रहेगा, सी + बी प्लस का बी सी। अब ए से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा ए सी ए बी, ठीक है, और फिर आ जाएगा ए बी सी, और यहाँ पर माइनस का सी, माइनस का भी पहले से ही है, तो देखो माइनस का सी प्लस का सी घटा, माइनस का बी प्लस का बी घटा, और यहाँ से मैं निकाल दूंगा ए बी सी उभयनिष्ठ। क्या निकाल दूंगा, ए बी सी उभयनिष्ठ निकालूंगा, ये पूरा बाहर आ गया यहाँ पर एक, और बी सी के बट्टे में ए बी सी आ जाएगा, ए सी के बट्टे में ए बी सी आ जाएगा, जब ए बी सी उभयनिष्ठ नहीं है तो बट्टे में चला जाता है ना, और यहाँ ए बी के बट्टे में क्या आ जाएगा, ए बी सी। ठीक है, फिर देखो कुछ कट पिट रहा है, कट रहा है, देखो बी सी से बी सी कटा, यहाँ एक बट्टा ए बचा, ए सी से ए सी कटा, यहाँ एक बट्टा बी बचा, और यहाँ एक बट्टा सी बचा, और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। अब आते हैं अगले प्रश्न में, इसको लेके ये हल करना है। ठीक है, गौ नंबर में आ जाओ, तो आते हैं गौ नंबर में, तो यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर क्या है बायां पक्ष, तो बायां पक्ष है आपके पास साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, ये भी साइन में, ये भी साइन में, लेकिन आंसर लाना है 10 में। ठीक है, आंसर लाना है 10 में। तो आप सूत्र एक जानते होंगे, चूंकि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का जो सूत्र होता है वो साइन में ही होता है। क्या होता है, साइन इनवर्स अंडर रूट के अंदर x अंडर रूट के अंदर 1 - y² प्लस y अंडर रूट के अंदर 1 - x²। ठीक है जी, ये सूत्र होता है। अब सूत्र हम लगा देते हैं, तो ये x के जगह पर है, ये y की जगह पर है कि नहीं, लगा दो, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x की जगह पर 8/17 अंडर रूट 1 - y² 3/5 का वर्ग प्लस y की जगह पर 3/5 अंडर रूट 1 - x², x की जगह पर है 8/17। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो दोबारा देखें। लाइट नहीं है, ठीक है, इसीलिए मैं आउटडोर शूट कर रहा हूँ, और इतना कोहरा है, फिर भी वीडियो में धुंधला धुंधला दिख रहा है, और अभी दिन के 10 बज रहे हैं। 8/17, सो देखो 1, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, यहाँ पे आ जाओ 8 × 8 = 64, 7 का वर्ग 289, 17 का वर्ग। ठीक है, अब हल करेंगे, साइन इनवर्स 8/17, और ये आ जाएगा 25 - 9/25, लॉसअप लेके हल कर दिया, और ये आ जाएगा 289 एकम 289 -64। ठीक है, आगे हल करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स 8/17, यहाँ कितना बचेगा 16, 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5, यहाँ से बचेगा 225, 225 का वर्गमूल 15 और इसका 17। ठीक है, देखो इसके 17 5 17 5 लॉस ऑफ, बाकी काटने पिटने मत जाना, तो यहाँ आ जाएगा 17 × 5, ऊपर 4 × 32 और 15 दिया 45, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 5 और 2 7, 3 और 4 7/17 × 5। ठीक है, थोड़ा और हल कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 77, 17 पंजे कितना होता है 85,
ये आ जाएगा आंसर में। चलो ये 85 तो आ गया, ठीक है, लेकिन आंसर साइन में आया, लेकिन आंसर मुझे लाना क्या 10 में लाना है। तो ये जो साइन में आया है ना, इसको हमें क्या करना है 10 में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, माना साइन इनवर्स 77/85 को थीटा मान लेंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे ना, इसका मान 10 में परिवर्तित करने की चेष्टा करेंगे। चेष्टा क्या करेंगे, करना ही पड़ेगा। साइन इधर आके क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा बराबर 77/85 है, यानी कि ऊपर वाला क्या होता है लंब, नीचे वाला क्या होता है कर्ण। अगर मैं आपको चित्र बना के दिखाऊं तो हम जानेंगे कि लंब हमारे पास 77 है और कर्ण हमारे पास 85 है। हमको आधार नहीं पता, है कि नहीं। तो आधार क्या होगा, आधार कैसे निकलता है, कर्ण के वर्ग में से हमें इसका वर्ग घटा देना होता है। तो इसका जब वर्गमूल निकालोगे ना, तो वो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। इसको हल करके देखना, वर्गमूल 36 आ जाएगा। इसलिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है। तो लंब हमारे पास 77 है, आधार हमको मिल जाएगा 36। तो थीटा, इसको हमने थीटा माना है, तो ये tan इधर के क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 77/36, ठीक है। तो ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगी। तो ये प्रश्न भी हमने आराम से सॉल्व कर लिया। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में, ठीक। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं इसका समाकलन कीजिए, तो करते हैं समाकलन। अंगा नंबर पे आ जाओ। सो देखो, इंटीग्रेशन हमारे पास है x² + 1 dx बट्टे में x² माइनस के 5x प्लस का 6। ये हमारा हमको समाकलन करना है। अगर आप देखेंगे अंश की घात और हर की घात समान है, उचित भिन्न के रूप में नहीं है। उचित भिन्न तभी होता है जब नीचे वाले की घात ज़्यादा हो और ऊपर वाले की घात छोटी हो। अगर घात ऊपर वाले की बड़ी हो या ऊपर नीचे समान हो तो हमें भाग देना होता है। हमें क्या करना होता है, भाग देना होता है। तो हम भाग दे देंगे, x² माइनस 5 प्लस 6 को भाग देना है x² + 1 में। तो x² एक कम x² एक बार में जाएगा, गुणा करेंगे x² माइनस का 5x और प्लस का 6, घटाने पर चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस का घटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्लस का 5x और एक में से 6 घटा देंगे तो आ जाएगा माइनस के 5, ठीक है। अब इसकी देखो घात छोटी हो गई और भाग नहीं जाएगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, चूँकि x² + 1 ये बड़े नंबर में ही आएगा, प्लस 6, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, कितनी बार गया, एक बार गया। शेषफल कितना है यहाँ पर, शेषफल है 5x माइनस का 5 और आपने भाग किससे दिया था, x² माइनस के 5x प्लस 6 से। तो यहाँ द्विघात दिख रहा है, इसको हमें क्या करना होगा, गुणनखंड। अगर गुणनखंड हो सकता है तो पहले गुणनखंड करने का ट्राई करेंगे। अगर गुणनखंड नहीं होता है तो फिर हम दूसरा विधि देखते हैं। पूरी समाकलन पूरी एनसीईआरटी मैंने पढ़ाई रखी है, आप ये भली बात ही जानते हो। तो अब हमें क्या करना है, x² माइनस 5x प्लस 6 को गुणनखंड करना है। तो देखो, गुणा करने पे 6 या जोड़ने पे 5, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तीनों दो को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, ठीक है। इस जोड़े से x बनिष्ठ x माइनस 3, यहाँ से 2 बनिष्ठ x माइनस 3, ठीक हो गया, x माइनस 3 और x माइनस 2, ये हो गया। नीचे वाले की घात देखो ज़्यादा है, ऊपर वाले की घात कम है, तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² + 1 x² माइनस 5x प्लस 6 dx। तो ये हो जाएगा 1 dx और ये हो जाएगा 5x माइनस के 5 dx बट्टे में आ जाएगा x माइनस 3 x माइनस के 2, ठीक है। इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ और ये I1 है और ये I2 है।
I1 तो dx का इंटीग्रेशन x होता है, फट से हो जाएगा। I2 को हल कर लो अलग से, I2 को क्या कर लो, अलग से हल कर लो और फिर यहाँ पर उठाकर मान रख देंगे। तो I2 पे आ जाओ। I2 हमारे पास क्या है, I2 हमारे पास है 5x माइनस के 5 बट्टे में है x माइनस 3 x माइनस 2। ठीक है, गुणनखंड के रूप में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आंशिक भिन्न करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देंगे आंशिक भिन्न करने पर। ठीक है, आंशिक भिन्न करने पर करते हैं आंशिक भिन्न। तो 5x माइनस 5 ऊपर है, नीचे है x माइनस 3 x माइनस 2। रखिए गुणनखंड है तो ये आ जाएगा a के बट्टे में x माइनस 3 और b के बट्टे में आ जाएगा x माइनस 2। ठीक है जी, ये हमको चाहिए भी होगा अभी a और b। लॉस ऑफ पावर आ जाएगा x माइनस 3 x माइनस के 2। ठीक है, तो इसके गुणा इसके साथ a x माइनस 2 b x माइनस 3। इधर क्या है 5x माइनस के 5 बट्टे में है x माइनस 3 x माइनस 2। सेम टू सेम है, बट्टे में ये कट गया। अब दो तरीके हैं इसको हल करने के, क्योंकि रैखिक को जीरो मान के भी कर सकते हो, तुलना करके भी निकाल सकते हो। अगर गुणा करके तुलना करें तो भी निकल जाएगा। तो जीरो मान लेते हैं। यदि x माइनस 2 बराबर 0 तो माइनस का 2 इधर रख क्या हो जाएगा प्लस का 2। अब आपको जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ 2 रख दीजिए। 5 x की जगह पे 2, इसको 0 माना है और x की जगह पे 2 रखना है। 10 में से 5 घटाएंगे 5 बचेगा और यहाँ से माइनस का b बचेगा। तो b का मान आ गया माइनस के 5। ठीक है, अब x माइनस 3 को 0 मानना है। यदि x माइनस 3 बराबर 0 तो माइनस का 3 इधर के क्या हो जाएगा प्लस का 3, है कि नहीं, प्लस का 3 हो गया। तो क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ दिख रहा है x 3 रख दो। तो ये आ जाएगा 5 या 15 में से 5 घटाओगे 10 आ जाएगा और यहाँ से a बचेगा। तो a का मान क्या आ जाएगा 10। a और b का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे और समाकलन करेंगे। यहाँ लिखोगे a व b का मान, a व b का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो मेरे भाई, a का मान है 10, ऊपर है dx, नीचे है x माइनस 3, b का मान है माइनस के 5 बट्टे में है x माइनस 2। अब बच्चा बच्चा इसका आंसर बता देगा जिससे समाकलन बड़ा होगा। 10 कांस्टेंट बाहर है, रैखिक समीकरण x की तरफ व्यवहार करता है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x माइनस 3। 5 कांस्टेंट बाहर है और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x माइनस 2। ठीक है, समाकलन नियतांक एंड में जोड़ देंगे। अब हमें क्या करना है, इसका मान उठाकर I2 का मान उठाकर हमें समीकरण 1 में रख देना है। ठीक है, करेंगे अतः समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में क्या था, देखो मेरे भाई, ये है ना dx कंडीशन क्या होगा x, और बाकी जो अभी आपने इंटीग्रेशन निकाला है I2 वो है 10 log x माइनस 3 5 log x माइनस 2। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे। c हमारा क्या है, समाकलन नियतांक। कोई भी डाउट हो, कोई भी अगर दिक्कत हो, आप वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हमसे क्या बोला है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक थैले में 4 लाल 5 काली गेंदें हैं और दूसरे थैले में 6 लाल और 3 काली गेंदें हैं। एक गेंद थैला ए से निकालकर थैला बी में स्थानांतरित कर दी जाती है। इसके बाद थैला बी से एक गेंद निकाली जाती है। इसके लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या है, ये आपको बतानी है। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है और ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। ठीक है, एनसीईआरटी प्रश्नावली 13.3 का पहला क्वेश्चन है।
ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है, करा रखी है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन, पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रखी है। तो मैं जानबूझ के इसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी करा रखी है और मैं चाहता हूँ एक बार आप खोल के देखो मेरी वीडियोज़ को, एनसीईआरटी कि मैंने कैसे पढ़ाया है, कैसे समझाया है, तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। इसलिए मैं जानबूझ के ये प्रश्न छोड़ रहा हूँ ताकि आप जाके देखो, ठीक है। बाकी तो सब कुछ करा ही रहा हूँ। अगले प्रश्न पे हम जाते हैं। आपको पता है कि रैखिक प्रोग्रामन समस्या का एक प्रश्न 5 नंबर में या फिर 8 नंबर में पक्का आएगा ही आएगा, ठीक है, पक्का आएगा ही आएगा 8 नंबर या 5 नंबर में। क्वेश्चन कैसा आएगा? आलेखीय विधि द्वारा यानी कि ग्राफ के द्वारा निम्न अवरोधों के अंतर्गत इस z का हमें क्या निकालना है? न्यूनतम मान निकालना है। हमें अवरोध दे रखे हैं 2, ठीक है। तो चलिए आपको हल करके दिखाते हैं। ख नंबर पे आ जाओ। ग्राफ आपको एग्जाम में मिलेगा, उसकी आप टेंशन मत लेना कि ग्राफ कहाँ से लाएं, ये कहाँ से करें, ठीक है। तो देखो जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। दिया है हमको दे रखा है z जो दे रखा है उद्देश्य फलन 200x प्लस 500y है, और z का हमें क्या निकालना है? मिनिमम मान निकालना है, न्यूनतम मान z मिनिमम हमें निकालना है। और जो अवरोध हमें दे रखे हैं, अवरोध जो हमें दे रखा है वो दे रखा है x प्लस 2y 10 या 10 से बड़ा है, और दूसरा अवरोध हमें दे रखा है 3x प्लस 4y 24 या 24 से छोटा है, ठीक है। तो अब हम इसको हल करेंगे करके। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं? सबसे पहले स्टेप में ये जो असमीका है, असमीका को हम क्या करते हैं? समीकरण में बदलते हैं। असमीका को समीकरण में बदलने पर, ठीक है, बदल दो तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x प्लस 2y बराबर 10, और यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर 24। अब हमें ग्राफ खींचना है तो बिंदु तो चाहिए ही चाहिए होगा, तो बिंदु निकालेंगे हम, ठीक है, इधर से भी और इधर से। बिंदु निकालना तो आता होगा ना आपको, कक्षा 9 से पढ़ रहे हो ग्राफ बनाना। तो यहाँ x लिखा, यहाँ y लिखा। अगर x का मान मैं 0 मान दूँ, x का मान मैं 0 मानूंगा तो 2 पंजे 10, y का मान 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर y का मान 0 मानूँ तो x का मान 10 हो जाएगा। ये बिंदु P आ गया, ये बिंदु Q। फिर यहाँ पे आ जाओ x और y। अगर x का मान मैं 0 मानूँ, 4 छंग 24, ये हो गया। और अगर मैं y का मान 0 मानूँ तो 3 × 8 = 24, ये हो गया, ठीक है। तो बिंदु भी निकल गया। अब आप हल क्षेत्र निकाल लो। हल क्षेत्र के लिए तो 0,0 पर, तो देखो x के जगह हम रखते हैं 0 और y के जगह पे हम रखेंगे 0। कहाँ पर? इन असमीकाओं में, ठीक है, इन असमीकाओं में हम रख देंगे। तो पहला असमीका क्या है? x प्लस 2y। अगर बिंदु संतुष्ट करती है असमीका को तो हल क्षेत्र उस बिंदु की तरफ जाएगा, नहीं करती तो उससे दूर जाएगा। और दूसरा हमारे पास है 3x प्लस 4y। 2 अवरोध दे रखे हैं, दोनों में उभयनिष्ठ भाग अगर आएगा तो ही हल होगा, नहीं तो हल नहीं होगा। तो x के जगह पे 0 रखना है और y के जगह पे भी 0 रखना है। तो जो 0 है वो 10 से बड़ा होता है, संतुष्ट नहीं कर रहा। उसके बाद यहाँ आ जाओ, x के जगह पे 0 रखना है, y के जगह पे 0 रखना है। तो जो 24 होता है वो 0 से बड़ा होता है, संतुष्ट कर रहा है। तो इसमें हल क्षेत्र 0 की तरफ होगा, इसमें 0 से बाहर होगा, ठीक है। अब बात आएगी ग्राफ की, ठीक है। अब आपको इन सब बिंदुओं को ग्राफ पे दर्शाना है। ग्राफ, ये ग्राफ पेपर आपको एग्जाम में मिलेगा गाइज। ये हमारा x अक्ष है, ये x डैश है, ये सब मेंशन करना है। केंद्र हो गया, नीचे y डैश है और ऊपर आपका क्या आएगा? y आएगा। बड़े से बड़ा मान 10 है तो पॉजिटिव में ही लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब आ जाते हैं बिंदुओं पर। पहला बिंदु क्या है? x पे 0 y पे 5, x पे 0 y पे 5, ये P बिंदु है। और अगला बिंदु है x पे 10 y पे 0, x पे 10 y पे 0, ये बिंदु Q है।
अब हमें क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचनी है। ठीक है, ये रेखा हमने खींच दी और इसका जो हल क्षेत्र है पहले वाले का, वो केंद्र ने संतुष्ट नहीं किया था, तो इसका हल क्षेत्र केंद्र से बाहर की ओर जाएगा। ठीक है, केंद्र से बाहर की ओर जाएगा। आपको इस एग्जाम में ये जो हल है, ये जो ग्राफ है, ये पेंसिल से बनानी है, पेन से नहीं। मैं पेन से बना रही हूँ ताकि आपको डार्क दिखे। सेकंड में आ जाते हैं। सेकंड वाले में देखो क्या है, हमारे पास जो बिंदु हैं वो क्या है, 0,6, एक्स पे 0, वाई पे 6, ये है बिंदु आर। और अगला है 8,0, एक्स पे 8, वाई पे 0, ये 8,0, ये है एश। अब हमें क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाना है, 6 और 8 मिला दिया। अब सेकंड वाले ने संतुष्ट किया था, तो इसका हल क्षेत्र केंद्र की तरफ आएगा, इसका हल क्षेत्र केंद्र की तरफ आएगा। अब देखो आपको कहाँ दिख रहा है, हल क्षेत्र प्रथम चतुर्थांश में ही लेना है। अब आप देखो कि जहाँ लाल और नीला दोनों मिल रहे हैं, इधर से लाल और इधर से नीला, ये वाला हिस्सा मिल रहा है, देखो दोनों में, ये हिस्सा दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। दो अवरोध है दोनों में, ये हिस्सा उभयनिष्ठ है, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पे कट कर रहा है, तो इस कट पॉइंट का नाम, मेरा नाम तारा के, तो मैंने टी दे दिया। तो ये पॉइंट ग्राफ में बनाओगे तो ही दिखेगा पूरा पूरा। देखो एक्स में कितना गया 4 और वाई में कितना गया 3, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा 4,3। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम अतः उभयनिष्ठ हल क्षेत्र, अतः उभयनिष्ठ हल क्षेत्र क्या है, वो है हमारा पी आर टी। ठीक है, 3 बिंदु है पी आर टी। अब हमें इन पे चेक करना है, तो यहाँ लिखेंगे हम कोणीय बिंदु या सिर्फ बिंदु लिख दो, और यहाँ उद्देश्य फलन z हमारे पास क्या है, 200x प्लस 500y। ठीक है, हमें न्यूनतम मान निकालना है बिंदु पी आर टी पर। पी बिंदु हमारे पास है 0,5, आर बिंदु है हमारे पास 0,6 और टी बिंदु है 4,3। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे हम, तो 200 x के जगह पे 0, 500 y की जगह पे 5, तो 5 बजे 25, पीछे से 0। फिर x के जगह पर 0 और y के जगह पर 6, 5 छंग 30, ये। फिर x के जगह पर कितना 4 और y के जगह पे क्या 3, 800 और 5 दिया 1500, तो ये आ जाएगा 2300। तो हमें मिनिमम मान पूछा था, तो मिनिमम मान यही तो है, तो z मिनिमम जो है वो है 2300। किस बिंदु पर, बिंदु 4,3 पर। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं ये जो अवकल समीकरण दे रखा है इसका व्यापक हल क्या होगा। ठीक है, इसको अब हमें हल करना है। चलिए हल करते हैं, गौ नंबर पे आ जाओ। ठीक है, तो हमको दिया है, प्रश्न देख के ही पता लग गया होगा कि ये किस टाइप का अवकल समीकरण है। क्या दे रखा है हमको, डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस 2y बराबर है साइन एक्स, है कि नहीं। ये कैसा अवकल समीकरण है, ये एक रैखिक अवकल समीकरण है, रैखिक अवकल समीकरण है। ठीक है ना, जो कि किस रूप का है, जो है डी वाई बट्टा डी एक्स प्लस पी वाई इज टू क्यू के रूप का है कि नहीं। जहां पर p के स्थान पर y का गुणज 2 है और q के स्थान पर यहाँ पर साइन x है। तो सबसे पहला चीज हमको क्या निकालना होता है, समाकलन गुणक। क्या निकालना होता है, समाकलन गुणक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF, जिसका सूत्र होता है e की पावर में p dx। हल करते हैं, p का मान है 2, dx यानी e की पावर 2x, dx का इंटीग्रेशन ये होता है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिल गया e की पावर 2x। तो हमें क्या निकालना है, समाकलन का हल निकालना है। अतः
अवकल समीकरण का हल। ठीक है, अवकल समीकरण का हल क्या होता है? वाई गुणा इंटीग्रेटिंग वेक्टर क्यू गुणा इंटीग्रेटिंग वेक्टर डी एक्स प्लस सी, यही होता है। तो वाई हमारे पास क्या है? वाई की जगह पे तो वाई रहेगा, इंटीग्रेटिंग वेक्टर ए की पावर 2x, क्यू हमारे पास है साइन एक्स, और इंटीग्रेटिंग वेक्टर ए की पावर 2x dx। ठीक है, अब इसको हमें कुछ मानना पड़ेगा, आई मान लेते हैं। अगर आप इसको आई नहीं मानोगे ना, तो आप दिन भर हल करते रहोगे, आपका कभी आंसर आएगा ही नहीं। आई मान लीजिए, आई ये हो जाएगा साइन एक्स ए की पावर 2x dx। ठीक है, समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं इसको। अब आइलट नियम लगाओगे तो ये एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, ये फर्स्ट आ जाएगा। अब लगाओ इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड वाला नियम। तो पहला वैसे का वैसा, दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन ब्रैकेट, पहले वाले का अवकलज, ठीक है, फिर दूसरे वाले का समाकलन ब्रैकेट बंद, फिर पूरे का समाकलन सूत्र में रख दिया। फिर आ जाओ साइन एक्स की पावर 2x का समाकलन की पावर 2x, एक्स का जो भी गुणज है वो बट्टे में आ जाएगा। साइन एक्स का अवकलज कॉश एक्स की पावर 2x का समाकलन की पावर 2x, एक्स का गुणज 2 बट्टे में आ जाएगा dx। ठीक है, तो इसमें अब फर्स्ट इंटू सेकंड फिर से दोबारा लगेगा। अब इसमें लगेगा साइन एक्स की पावर 2x बट्टे में 2, 1/2 तो बाहर आ गया, 1/2 बाहर आ गया, ये सेकंड हो जाएगा और ये फर्स्ट हो जाएगा। फिर से लगेगा इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड। ठीक है, तो पहला वाला वैसे का वैसा, दूसरे वाले का समाकलन माइनस समाकलन, फिर पहले वाले का अवकलज डी बट्टे डी एक्स कॉश एक्स, फिर दूसरे वाले का समाकलन ए की पावर 2x dx ब्रैकेट बंद, फिर पूरे का समाकलन, फिर ये वाला पूरा ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ है साइन एक्स ए की पावर 2x बट्टे में 2, यहाँ पर देखिए कॉश एक्स है ए की पावर 2x का समाकलन ए की पावर 2x, और ये 2 और इसका x का गुणज 2 यहाँ लग जाएगा, ये गुणे का चिन्ह है। ठीक है, अब देखो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा। कॉश एक्स का अवकलज क्या होता है? माइनस के साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये लग जाएगा साइन एक्स, ये इंटीग्रेशन की पावर 2x का समाकलन की पावर 2x, एक्स का जो भी गुणज है वो बट्टे में आ जाएगा। ठीक हो गया, तो अब आप देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, की पावर 2x यहाँ से है उभयनिष्ठ। ठीक है, 2 भी है उभयनिष्ठ, बट रहने दो, 2 रहने दो। यहाँ पर है साइन एक्स बट्टे में 2, और ये है कॉश एक्स बट्टे में 4। कुछ नोटिस किया आपने? हमने गड़बड़ की है, इसकी गुणा इसके साथ तो ले ली हमने, ठीक है, लेकिन इसके साथ नहीं ली है। देखो इसके साथ हमने नहीं ली, इसके बट्टे में ही 2 है, ये वाला 2 कहाँ गया? ये वाला 2 यहाँ रखो ना, तो 2 2 4, और इस ये क्या है? दिया गया प्रश्न है। साइन एक्स की पावर 2x क्या है? दिया गया प्रश्न। इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं? आई रख सकते हैं यहाँ पर, समीकरण 3 से। ठीक है, इधर ऑलरेडी आई चला आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का i/4 की पावर 2x, चाहो तो लॉस ऊपर ले लो, यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 दूनी 2 साइन एक्स माइनस के कॉश एक्स। ठीक है, तो यहाँ से 4 और 1 5 आई बट्टे 4 हो जाएगा। तो आई का मान क्या हो जाएगा? आई का मान हो जाएगा 4/5, इधर है की पावर 2x बट्टे में 4, और इधर है 2 साइन एक्स माइनस के कॉश एक्स। ठीक है, ये हमें आई मिल गया। अब आई का मान हमें कहाँ रखना होगा? समीकरण नंबर ए में रखना होगा, यहाँ पर। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करेंगे? आई का मान समीकरण ए में रखने पर, आई का मान समीकरण ए में
रखने पर रख दीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा y गुणे e की पावर 2x, और i का मान क्या है हमारे पास, i का मान है, देखो यहाँ से भाई 4 से 4 कट रहा था, काट भी दिया, तो यहाँ है e की पावर 2x बट्टे में है 5, और इधर है ब्रैकेट के अंदर 2 sin x माइनस cos x प्लस c। ये हमें हमारा व्यापक हल आराम से मिल गया। कहीं पे भी डाउट हो आप प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। क्या बोल रहा है प्रश्न, यदि a तथा b दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो सिद्ध कीजिए कि a तथा b भी स्वतंत्र घटनाएं होंगी। ये हमें हल करना है। चलिए हल करते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, शानदार क्वेश्चन है। तो हमको दिया क्या है, हमको दिया है, देखो हमको दिया है a तथा b स्वतंत्र घटना है। इसका मतलब है पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, पी ए गुणा पी बी के बराबर होगा। जहां भी जरूरत पड़ेगी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये तो हमको दे रखा है प्रश्न में, ठीक है, ये हमको दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए डैश, यहाँ डैश है, ठीक है, ए डैश तथा बी डैश भी स्वतंत्र घटना होगी, ठीक है, ए डैश व बी डैश स्वतंत्र घटना है। ये हमको सिद्ध करना है। अगर ए डैश और बी डैश स्वतंत्र घटना है तो हमें बस ये सिद्ध करना है कि पी ए डैश गुणा किसके होगा, पी बी डैश के बराबर होगा। ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है, ये दे रखा है और ये आपको सिद्ध करना है। कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब आ जाओ, चूंकि इधर बाएं पक्ष को लेते हैं, दाएं पक्ष लाना है। चूंकि पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश किसके बराबर होता है, ये होता है ए यूनियन बी टोटल के डैश के बराबर है। ये कहाँ से आ गया, इसे कौन सा नियम कहते हैं, कक्षा 11 में पढ़ा होगा, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स नियम, वहां से ये मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर डैश लगा है तो डैश क्या होता है, वन, किसी डैश की किसी चीज़ की ना होने की प्रायिकता क्या होती है, वन में से उस चीज़ की प्रायिकता घटा दो, तो 1 माइनस पी ए यूनियन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और ए यूनियन बी का सूत्र तो हम जानते हैं क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है, रख दिया। और इसके जगह पर तो ये मान मैं रख सकता हूँ, इसको अगर मैं समीकरण 1 बोल दूँ, यहाँ पर समीकरण 1 से मैं क्या रख सकता हूँ, क्योंकि ए और बी स्वतंत्र घटना है, इसके जगह पर मैं ये मान रख सकता हूँ। तो ये क्या होगा, पी ए पी बी, और इसके जगह पे आ जाएगा पी ए गुणा पी बी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक तो आपको नहीं होगी। अब आपको थोड़ा सा आपको बदलाव करना होगा, मतलब एक साथ करके लिखना होगा। कैसे लिखना होगा आइए देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ से पी बी उभयनिष्ठ ले लूँ, ठीक है, ये 1 माइनस पी है, अगर माइनस से मैं एक साथ गुणा कर दूँ, माइनस से अंदर गुणा कर देता हूँ, ये 1 माइनस पी ए है, तो ये हो जाएगा माइनस का पी बी, और ये नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, पी ए गुणा पी बी, ये हो गया। अब आप देखो इसको ना वैसे का वैसे रहने दो, इधर में से देखो क्या कम से कम पी बी यहाँ से क्या उभयनिष्ठ है पी ए, तो मैं पी बी उभयनिष्ठ निकालता हूँ। यहाँ पर मैं 1 माइनस पी ए रहने देता हूँ, इधर से मैंने क्या किया, पी बी उभयनिष्ठ निकाल दिया, तो ये पूरा बाहर आ जाएगा, एक बचा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ बचेगा पी ए। अगर आप ध्यानपूर्वक देखें,
यहाँ से 1 माइनस पी है और यहाँ से 1 माइनस पी है, ओपन स्टार है, निकालो बाहर, 1 माइनस पी है, बाहर निकाल दिया, तो ये पूरा बाहर आ गया, यहाँ से एक बचा, ये पूरा बाहर आ गया, यहाँ से पी भी बचा। तो 1 माइनस पी ए क्या होता है, पी ए डैश, इनके बीच में गुणे का संबंध है, और 1 माइनस पी बी क्या होता है, पी बी डैश। और यही तो हमको सिद्ध करना था, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। हो गया सिद्ध। बड़े नंबर पूछा जाता है 5 नंबर में, हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन देखो आराम से बन गया, शानदार क्वेश्चन था, आराम से हो गया। ठीक है जी, कहीं पे भी डाउट है दोबारा देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में आता है 5 नंबर में, कह रहा है यदि पूर्णांकों का समुच्चय जेड में ये दे रखा है ए कोमा बी जेड क्रॉस जेड से आ रहा है, ए माइनस बी 5 से विभाजित है, द्वारा प्रदत्त संबंध है, तो क्या ये एक तुल्यता संबंध है? बिल्कुल, ऐसे ये वाला क्वेश्चन हमने कई बार कर रखा है, तो फिर से करते हैं। पूछा है स्वतुल्य तो जरूर होगा, सममित भी होगा, संक्रामक भी होगा, क्योंकि आपने पहले प्रूफ कर रखा है इसको आपने। तो दिया है हमको, दे रखा है संबंध, जो दे रखा है ए से बी में एक ऐसा संबंध दे रखा है जो कि जेड क्रॉस जेड से आ रहा है, और ए माइनस बी 5 से क्या है, विभाजित है, 5 से क्या है, विभाजित है। इसको हमें दिखाना है कि ये तुल्यता संबंध है या नहीं है। पहले वाले पे आ जाओ, स्वतुल्य। ठीक है, पूछा है आपसे, ये तो बिल्कुल होगा, तीनों संबंध होगा। स्वतुल्य में आ जाओ। अगर मैं ए कहाँ से लेता हूँ, जेड से लेता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं ए माइनस ए करूँ, खुद का संबंध खुद के साथ यहाँ रखना है ना, तो ए माइनस ए क्या आ जाएगा, 0, 0 5 से क्या विभाजित होता है, 0 हर किसी संख्या से कट जाता है, 0 5 से विभाजित है। ठीक हो गया। अगर इस कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है, यानी कि खुद का संबंध खुद के साथ हो जाएगा, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड, ऐसे लिख देना। इसलिए यह आर स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, नंबर 2 हम चेक करेंगे सम्मित। नंबर 2 हम चेक करेंगे सम्मित। सम्मित संबंध, सम्मित में क्या होता है, अगर ए का संबंध बी के साथ है तो बी का संबंध भी ए के साथ दिखाना होता है। तो यहाँ हम ले लेते हैं यदि ए का संबंध बी के साथ है, तो प्रश्न के अनुसार ए माइनस बी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, क्योंकि पूर्णांक से आ रहा है, z का मतलब पूर्णांक होता है। अगर मैं यहाँ से नेगेटिव ओवनिश ले लूँ तो b माइनस ए, बी किससे कटेगा, 5 से विभाजित होगा। देखो 4 अगर 2 से कट रहा है तो -4 भी तो 2 से कटेगा। ठीक है, अगर a माइनस बी 5 से कटा तो b माइनस ए भी 5 से कटेगा। b माइनस ए अगर 5 से कट रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब है क्वेश्चन के स्टेटमेंट को संतुष्ट कर रहा है, यानी b का संबंध किसके साथ हो जाएगा, a के साथ। ये लेके चले तो ये हमें मिल गया, अतः आर सम्मित है। सम्मित भी हो गया। नंबर 3 पे आ जाओ, संक्रामक पे। किस पे आ जाते हैं, संक्रामक पे। संक्रामक में क्या होता है, यदि ए का संबंध बी के साथ है और बी पे खत्म हो रहा है, बी से स्टार्ट करना है, बी का संबंध सी के साथ है, तो हमें दिखाना है किसी तरीके से ए का संबंध सी के साथ होता है। अगर ए का संबंध बी के साथ है तो ए माइनस बी 5 से विभाजित होगा, प्रश्न के अकॉर्डिंग 5 से विभाजित है। अगर बी का संबंध सी के साथ है तो बी माइनस सी 5 से विभाजित है। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देना है। समीकरण 1 प्लस 2, तो ये चीज़ देखो 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, ये स्टेटमेंट क्या कॉमन है, तो ये आ जाएगा a माइनस बी, ये आ जाएगा b माइनस सी, और यहाँ आ जाएगा 5 से
विभाजित है। तो माइनस बी प्लस बी कटा, अंदर क्या बचा, ए माइनस सी। ए माइनस सी 5 से विभाजित है। स्टेटमेंट को संतुष्ट कर रहा है। तो ए माइनस सी अगर 5 से विभाजित है तो यानी कि ए का संबंध सी के साथ हो जाएगा। ये दोनों लेके चले थे, ये हमने सिद्ध कर दिया, इसलिए यह संक्रामक है। ठीक है, चूंकि यह स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक तीनों है, इसलिए यह तुल्यता संबंध है। यही आपसे पूछा था, आराम से बन गया। कहीं पे डाउट हो आप दोबारा एक बार देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए, है ना। आव्यूह विधि से हल सारे एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं। तो अब इसको हमें हल करना है, 7वां क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो 7वें का क, ठीक है। तो यहाँ मैं डायरेक्ट करता हूँ, दिया है लिखने के चक्कर में जाऊँगा तो हमारा समय व्यर्थ हो जाएगा बहुत सारा। ये है, फिर x हम लिखते हैं और फिर हम 22 लिखते हैं, है ना, 22। तो देखिए हमारे पास a क्या होगा, x का गुणज 1, y का गुणज 1, z का गुणज 1, पहले वाले समीकरण से। दूसरे वाले में से 1 माइनस 1 1, फिर 2 1 माइनस 1। x क्या होता है, एक्स वाई जेड, जो हमें ज्ञात करना है। 22 6 2 1 है, 6 2 1, ठीक है। आप जानते हैं a गुणा x करो और बराबर रखो b के, तो फिर से ये 3 समीकरण हमको मिल जाएंगे। तो हमें x निकालना है, तो a इधर आके क्या हो जाएगा, a इनवर्स b। और आप जानते ही हैं कि भैया a इनवर्स का जो सूत्र होता है वो होता है एडजॉइंट a बट्टे में सानिक a, है कि नहीं। तो ये चीज़ हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सानिक a निकालना है, सानिक a निकालना है। तो मान रखेंगे हम, तो यहाँ पर है 1 1 1 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 1। प्रसार करना होता है प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ लिख देंगे हम R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है। R1 के सापेक्ष हम क्या कर देंगे, प्रसार कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, सो यहाँ से देखिए ये एक पहला रो पहला कॉलम छुपेगा, माइनस 1 गुणा 1 1, और यहाँ से आ जाएगा 1 कम 1, ठीक है। फिर माइनस का 1 यहाँ लग जाएगा, पहला रो दूसरा कॉलम छुपेगा, 1 1 कम माइनस का 1, फिर माइनस 1 दूनी 2, फिर प्लस का 1 ये छुपेगा, 1 कम 1 और 2 1 कम 2, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 0, यहाँ मिल जाएगा माइनस का 3 और यहाँ मिल जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया कुल मिलाकर, तो ये तो 0 हो गया, प्लस का 3 ये 6 आ जाएगा। चूंकि a का मान 6 है जो कि 0 नहीं है, इसीलिए a इनवर्स निकल जाएगा, a इनवर्स का अस्तित्व है। ओके, अब हमें क्या निकालना है, अगले स्टेप में हमें निकालना है एडजॉइंट है। हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट a के लिए। एडजॉइंट a के लिए हमें सबसे पहले चीज क्या निकालनी है, A11 A12 A13, ये हमें निकालना है। उसके बाद हमें निकालना है A21 A22 A23, फिर हमको निकालना है A31 A32 A33, है कि नहीं। आप ये जानते हैं अगर हम जोड़ दें और सम आए तो प्लस लगाते हैं और विषम आने पे नेगेटिव। ठीक है, ये हम पहले लगा देते हैं। और जब हमने सारणिक निकाला था,
ये जो चीज़ आई थी ये हमें A11 में रखना होता है, ये हमें A12 में रखना होता है और ये हमें A13 में रखना होता है। ये शॉर्ट ट्रिक होता है, ठीक है। आप डायरेक्ट करोगे तो नंबर नहीं कटेंगे। A11 हमारा क्या है, 0 है, इसके जगह पे आ जाएगा माइनस का 3 और इसके जगह पे आ जाएगा 3, तो कुल मिला के 0 प्लस का 3 प्लस का 3। जब आप एडजॉइंट लिखोगे तो ये पहले वाले कॉलम में आएगा, ठीक है जी। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, A21 निकालना है। तो हमें क्या करना है मेरे भाइयों, दूसरे रो को छुपाना और पहले कॉलम को छुपाना है। छुपा दिया, तो एक एक कम माइनस के एक और एक एक कम एक, तो ये नेगेटिव 2 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो अब फिर क्या होगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे, एक एक कम माइनस का एक और एक दूनी 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 3। फिर दूसरा रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे, एक एक कम एक, एक दूनी 2, तो ये एक में से 2 घटाएंगे, माइनस एक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये दूसरे वाले कॉलम में आ जाएगा। फिर आप आ जाओ नेक्स्ट स्टेप में, तीसरा रो पहला कॉलम छुपाएंगे, छुपा दिया, एक एक कम एक और एक एक कम माइनस का एक, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ आ जाएगा 2। फिर तीसरा रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे, एक एक कम एक और एक एक कम एक, तो ये हमें मिलेगा 0। फिर तीसरा रो तीसरा कॉलम छुपाना है, एक एक कम माइनस के एक और एक एक कम एक, तो ये आ जाएगा माइनस के 2, ठीक है। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट, ठीक है, इसीलिए एडजॉइंट ए, ठीक है। एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, तो ये वाला पहले कॉलम में आएगा, ये वाला दूसरे और ये वाला तीसरे कॉलम में आ जाएगा, तो ये 0 3 3 2 माइनस 3 1 2 0 माइनस 2, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये हो गया एडजॉइंट। अब हमें निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स का सूत्र क्या होता है, ए इनवर्स का सूत्र होता है एडजॉइंट ए बट्टे सारणिक ए, ठीक है। तो सारणिक ए हमें कितना मिला था, 6 मिला था, तो यहाँ आ जाएगा 0 2 2 3 माइनस 3 0 0 ना 0, यहाँ माइनस का 2 1 3, ये इनवर्स मिल गया। अब हम जानते हैं चूंकि x बराबर क्या होता है, ए इनवर्स बी होता है, ठीक है। तो 1/6 बाहर आ जाएगा और हमारे पास 22 क्या है, 22 हमारे पास है 6 2 1, ठीक है। और यहाँ है 0 2 2 3 माइनस 3 0 3 1 माइनस का 2, ठीक है जी, ये हो गया। अब इधर से हम रो लेते हैं और इधर से हम क्या लेते हैं, कॉलम लेते हैं गुणा करते वक्त, है कि नहीं। तो करते हैं गुणा, 6 तो बाहर रहेगा। अब देखो 0 गुणा 6 0, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, ठीक हो गया। फिर आ जाओ 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 0 एक कम 0, 3 छंग 18, 1 दूनी 2, 2 एक कम 2, तो यहाँ से आ गया 6, हर एक पद को 6 से भाग देंगे, यहाँ से आ गया 12 6 से भाग देंगे, यहाँ से आ गया 18 6 से भाग देंगे। x का मतलब क्या होता है, x y z, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है, 6 कम 6 6 दूनी 12 6 3 18, तो तुलना करोगे x का मान 1 y का मान 2 और z का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा आंसर। हर साल एग्जाम में ये प्रश्न आता ही आता है और आएगा ही आएगा। ओके, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न में। शानदार क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं कि यदि ए बी सी 3 सदिश राशियां इस प्रकार हैं कि a प्लस बी प्लस सी हमारा 0 है, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए a क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए तीनों आपस में समान होंगे, बराबर होंगे, ठीक है जी। बहुत ही शानदार सा प्रश्न है और आसान सा प्रश्न है, ख नंबर का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो हमसे सबसे पहले दिया क्या है, दिया है हमें दे रखा है कि भैया जो ए वेक्टर है प्लस बी वेक्टर है प्लस सी वेक्टर है वो 0 के बराबर है, ठीक है। क्रॉस क्रॉस सदिश गुणन करना है हमें, तो सबसे पहले मैं ए का गुणा कर लूँगा, तो यहाँ लिखूँगा मैं ए का सदिश गुणन करने पर,
ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा ए क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, दोनों तरफ गुणा करना है। ठीक है, ये हो गया। तो देखो यहाँ से आ जाएगा ए क्रॉस ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी। तो ये ए क्रॉस जीरो तो जीरो ही होता है। अब सेम टू सेम का जब आप क्रॉस करते हो तो वो तो ज़ीरो हो जाता है, ये वाला हो जाएगा ज़ीरो। ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा ज़ीरो। और यहाँ पर है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी अगर साइन चेंज कर दें, पीछे वाला सामने लेके आओ, तो चिन्ह बदल जाता है और नेगेटिव के इधर के क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो ए क्रॉस बी हमें मिल जाएगा सी क्रॉस ए क्रॉस बी हमें क्या मिल जाएगा सी क्रॉस ए। पहला वाला काम हो गया। अब बी क्रॉस सी सबको बराबर दिखाना है ना, तो फिर से वही काम करना है दोबारा, क्योंकि हमारे पास क्या है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर जीरो वेक्टर के बराबर है। अब फिर से हमें क्या करना है, बी का अदिश गुणन करने पर, ठीक है, बी का हम अदिश गुणन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सो यहाँ से लग जाएगा बी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी और ये हो जाएगा बी क्रॉस ज़ीरो। ठीक है, दोनों तरफ करना है। तो ये हो जाएगा बी क्रॉस ए बी क्रॉस बी और ये हो जाएगा बी क्रॉस सी ज़ीरो वेक्टर। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या चाहिए प्रश्न में, बी क्रॉस सी चाहिए। बी क्रॉस सी यहाँ दिख रहा है, तो देखो ये तो हो जाएगा, इसको उठा के इधर लेके आता हूँ। बी क्रॉस ए है ना, अच्छा इधर लगा नहीं था वेक्टर, तो देखो ये इधर आएगा, तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस ए क्रॉस बी, चेंज करेंगे तो इसकी जगह पे ज़ीरो और ये हो गया बी क्रॉस सी। तो ये नेगेटिव का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो बी क्रॉस सी मेरे को मिल जाएगा ए क्रॉस बी के बराबर। समीकरण नंबर 2। फिर से अब क्या करना है, दोबारा से हमारे पास है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जीरो वेक्टर के बराबर। अब हम सी का अदिश गुणन लेंगे, सी का अदिश गुणन लिख रहा हूँ, सदिश होगा, सॉरी सदिश है, ठीक है, सदिश गुणन करने पर, ठीक है, मतलब लिखा गलत लेकिन कर भावना सही है हमारी, लिखा हमने फ्लो में गलत दिया। ठीक है, उसके लिए मैं वही चाहता हूँ। तो यहाँ सी क्रॉस का मतलब ये होता है सदिश गुणन ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिलेगा सी क्रॉस ए सी क्रॉस बी सी क्रॉस सी। तो देखो मेरे भाई, तो आपको क्या चाहिए, अगले वाले में सी क्रॉस ए चाहिए, ये तो आपको चाहिए ही चाहिए सी क्रॉस ए, और ये है सी क्रॉस बी। ओके, और इसके जगह पे आ जाएगा ज़ीरो, क्योंकि सेम टू सेम का क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो होता है। सी क्रॉस ए अगर मैं साइन चेंज कर दूं, बी क्रॉस सी लिखूं तो नेगेटिव सामने आ जाएगा, तो सी क्रॉस ए, ये नेगेटिव की तरह के क्या हो जाएगा पॉजिटिव। आप खुद देखो, अब तीनों बराबर है। देखो ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए के बराबर है, सी क्रॉस ए बी क्रॉस सी के बराबर है, और बी क्रॉस सी ए क्रॉस बी के बराबर है, तीनों आपस में बराबर है। तो समीकरण 1, 2 व 3 से, ठीक है, आप क्या लिख देंगे, जो ए क्रॉस बी है वो बराबर है बी क्रॉस सी और बराबर है सी क्रॉस ए। ठीक है, तीनों आपस में बराबर है। हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। ये क्वेश्चन लगातार कई साल पूछा गया है, पिछले 2 साल से नहीं आ रहा है, तो इस साल एग्जाम में आ सकता है। तो ये प्रश्न भी आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, के का मान ज्ञात करना है अगर शीर्ष हमें ये दे रखे हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें 4 वर्ग इकाई दे रखा है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखो त्रिभुज है हमें, ठीक है, त्रिभुज के जो निर्देशांक है वो हमें दे रखे हैं, ए हमें दे रखा है k,0, बी हमें दे रखा है 4,0 और सी हमें दे रखा है 0,2।
क्षेत्रफल कितना दे रखा है 4 और हमें के का मान निकालना है। दिया है, क्या दिया है? त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना? 4 वर्ग इकाई। तो ये क्या है? x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो हम जानते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 और इधर है 4। ठीक है ना? तो ये बट्टे के इधर के गुणे में आ जाएगा, मान रखोगे तो रख के दिखाते हैं पहले मान। तो यह k 0 1 4 0 1 0 2 1, हमें k का मान निकालना है। ठीक है, तो अब हमें क्या कर देना? प्रसार कर देना है। तो प्रसार करने पर r1 के सापेक्ष देखो क्या हो जाएगा। अब जानते हैं ये प्लस में आता है, ये माइनस में आता है, ये प्लस में आता है। ठीक है, तो k ये बट्टे का तो इधर के गुणे में आ जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। बट्टे में इधर के गुणे में 4 दूनी 8 हो गया, इसका काम खत्म। ये छुपा, इसकी गुणा इसके साथ 0, इसकी गुणा इसके साथ 1 दूनी तो 0 है, लेकिन दिखाना तो पड़ेगा। 4 1 कम 4, 1 गुणा 0 0 फिर 1, ये छुपा 4 दूनी 8 माइनस 0 गुणा 0 0। सो यहाँ से हमको क्या मिल गया? माइनस का 2k और प्लस का 8 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस के 8। तो माइनस का 2k 0 आ जाएगा, तो k का मान क्या आ जाएगा? 0। आंसर। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है जी, आराम से बन गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, हो गया। तो ये प्रश्न भी हमने आराम से सॉल्व कर लिया। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन में आ जाते हैं, इंटीग्रेशन करना है हमें इसका। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 8वें का 8 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, तो जो भी इंटीग्रेशन है उसे हम आई मान लेते हैं। लिमिट हमारी है 0 से π/2। ऊपर क्या है? साइन स्क्वायर एक्स, बट्टे में है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। ठीक है, तो आप इस जो इंटीग्रेशन में दे रखा है उसको मैं आई मान लेता हूँ, एक समीकरण मान लेता हूँ एक। और आप ये जानते हैं जब भी लिमिट 0 से a फंक्शन x dx होता है तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं? 0 से a फंक्शन a माइनस एक्स dx, ये वाली प्रॉपर्टी P4 हम लगाते हैं। तो लगा दीजिए यहाँ पर। तो ये हमारी हो जाएगी 0 से π/2 साइन, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर क्या हो जाएगा? π/2 माइनस के एक्स। अच्छा, स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, नीचे क्या हो जाएगा? साइन π/2 माइनस के एक्स और यहाँ हो जाएगा कॉश π/2 माइनस के एक्स। ठीक है, dx में नहीं लगाते, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स dx, नीचे हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। समीकरण नंबर 2। देखो इसके बट्टे में और इसके बट्टे में सेम टू सेम है, तो हमें क्या करना होगा? दोनों समीकरणों को जोड़ देना होगा। प्रॉपर्टी P4 लगाने के बाद ना समीकरणों को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, i और i कितने हो जाएंगे? 2i। दोनों की लिमिट सेम है, दोनों के बट्टों में भी सेम है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब जब दोनों के बट्टों में सेम है तो ऊपर वैसे का वैसा जुड़ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जुड़ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जुड़ गया। अच्छा, इसका मान तो 1 होता है, इसका मान क्या होता है? 1 होता है। तो 1 dx, 1 गुना dx 1 ही होता है ना। ये 1 लिख देता हूँ, नहीं तो आपको सर 1 कहाँ लिखा आपने। चलो यहाँ तक तो आ गए। अब आपको लग रहा है यार क्वेश्चन तो एकदम आसान हो गया, अब बताओ अब क्या कर सकते हो? कुछ कर सकते हो? यहाँ पर 2 फंक्शन है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, क्या कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का सबसे ट्रिकी पार्ट यही है, हमें क्या करना है? √2 से यहाँ गुणा करना है और ऊपर भी गुणा भाग कर दिया एक तरीके से। ठीक है, गुणा भाग कर दिया, गुणा में है ये भाग में, इसे ये कट गया, संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ये हमारे इंटीग्रेशन को बहुत ही सिंपल बना देगा। ठीक है, तो देखो ऊपर तो है dx, अब मैं कॉस, यहाँ पर कॉस एक्स है, देखो √2 है ना, √2 से गुणा किया
और √2 से हमने भाग कर दिया। भाग में ही रहने देना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत, यहाँ कर देंगे तो फिर आंसर आएगा नहीं है, क्योंकि कॉस में साइन में किसी का मान √2 होता नहीं है, तो √2 यहाँ ना रख के √2 मुझे यहाँ लेना पड़ेगा, ठीक है, तब बात बनेगी। तो √2 इधर नहीं, √2 बट्टे में आएगा इसके। अब ये बट्टे वाला इसके साथ गुणे में आ जाएगा, क्योंकि कॉस 45 का मान कितना होता है, 1/√2, √2 इसके साथ भी गुणे में आएगा, इसके साथ भी गुणे में आएगा। ये है साइन एक्स, और साइन के टर्म में अगर मैं लिखूं, साइन 45 का मान भी कितना होता है, 1/√2 होता है। अब ये एक सूत्र बन गया, ये क्या बन गया, एक सूत्र बन गया। सूत्र क्या होता है आप जानते हैं, साइन ए साइन बी, ठीक है, और प्लस कॉस ए कॉस बी, किसका सूत्र होता है, कॉस ए माइनस बी का सूत्र होता है। अगर दोनों प्लस में है, यहाँ प्लस में तो माइनस लगेगा, माइनस होता तो यहाँ प्लस लगता। तो ये है 1/√2, 0 से π/2 ऊपर है dx, और ये सूत्र बन जाएगा कॉस ए की जगह पे x है और b की जगह पे π/4, ठीक है। कॉस ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेक, क्या हो जाएगा, सेक। तो ये हो जाएगा सेक x माइनस के π/4, ठीक है। ये हो जाएगा आपका dx, ओके। अब शेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्योंकि x है नॉर्मल, एक काम आप कर सकते हो, इसको t मान सकते हो, उसमें का लंबा हो जाएगा कैलकुलेशन, वो करने की जरूरत नहीं है, इसका डायरेक्ट कर देते हैं। शेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग शेक एक्स, एक्स की जगह पर x, ये चीज शॉक एक्स, लॉग शेक एक्स प्लस tan x, एक्स की जगह पर ये चीज है, ठीक है, ये हो गया। और लिमिट हमारी क्या है, 0 से π/2, लिमिट हमारी क्या है, 0 से π/2। अब हमें क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आराम से रखना है और इसको कैलकुलेशन कर देना है। लॉग एक्स के जगह पे अपर लिमिट हमारी कितनी है, π/2, तो π/2 माइनस के π/4। इसमें दिक्कत हो जा रहा है ना, कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत हो जाएगी, नेगेटिव वेगेटिव का चक्कर लग जाएगा, ठीक है। तो एक काम यहीं से कर देते हैं बढ़िया करके, ये स्टेप मत करो, स्टेप में ना लंबा पड़ जाएगा। एक काम कर लेते हैं, इसको टी मान लेते हैं, इससे कैलकुलेशन लंबा नहीं छोटा हो जाएगा। फिर टी हम मान लेते हैं, एक्स माइनस π/4 को हम टी मान लेते हैं। यहाँ डी एक्स है, एक्स के सापेक्ष अवकलज कर दो, एक्स का अवकलज 1, π/4 का 0, तो डी एक्स कम डी एक्स हो जाएगा। तो डी एक्स की जगह मैं डी टी रख सकता हूँ। लिमिट चेंज करोगे जब एक्स बराबर 0, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, देखो टी बराबर हो जाएगा माइनस के π/4। जब x बराबर π/2, तो t बराबर क्या हो जाएगा, π/2 माइनस के π/4, लॉस ऑफ आ जाएगा 4, 2 पाई माइनस पाई, तो ये आ जाएगा π/4, ठीक है। तो यहाँ रख देंगे, सो ये आ जाएगा 1/√2 लिमिट माइनस π/4 से प्लस की π/4, इसके जगह पे आ जाएगा सेक टी डी टी, ठीक है, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो माइनस ए से ए है सेक टी, अब ये सिंपल कर लो, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक टी प्लस tan टी, लिमिट माइनस π/4 से π/4, ठीक है। टी की जगह पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख देना, आंसर आ जाएगा लॉग सेक π/4 प्लस tan टी की जगह पे माइनस की π/4, अपर लिमिट अब माइनस लोअर लिमिट रखना है, अच्छा प्लस का ही तो रहेगा। अब इसमें माइनस का लगाना है, लॉग सेक टी की जगह पर माइनस की π/4 और प्लस tan टी की जगह पे माइनस के π/4, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे लगा देंगे सूत्र
बस कैलकुलेशन करो और हल करो। लॉग है तो सेक पाई बाई 4, सेक पाई बाई 4 का मान होता है अंडर रूट 2, ठीक है, और 10 पाई बाई 4 का मान होता है 1। फिर यहाँ आ जाओ, क्योंकि सेक माइनस थीटा सेक थीटा ही होता है, तो सेक पाई बाई 4 का मान क्या होगा, अंडर रूट 2, और इसका मान भी क्या होगा, 1। माइनस है ना, अच्छा यहाँ माइनस था यार, माइनस था तो माइनस सामने आ जाएगा और यहाँ माइनस लग जाएगा, ये माइनस होगा। आप जानते हैं सेक माइनस का थीटा सेक थीटा होता है, लेकिन 10 माइनस का थीटा माइनस के 10 थीटा होता है, तो ये माइनस यहाँ लग जाएगा, सही है। तो 1/10√2 लॉग m माइनस एन, तो सूत्र लग जाएगा लॉग m/n। फॉर्मूला आप जानते ही होंगे, लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है, लॉग m/n, और ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, कह रहे सिद्ध कीजिए कि वृत्त के अंतर्गत महत्तम क्षेत्र वाला आयत एक वर्ग होता है। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो हमसे क्या बोला गया है, ये भी 8 नंबर का प्रश्न है, ऐसा एग्जाम में आएगा ही आएगा इस टाइप का प्रश्न। हमारे पास क्या बोला है, महत्तम क्षेत्रफल वाला आयत एक वर्ग होता है वृत्त के अंतर्गत। हमारे पास एक वृत्त है, ये हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है। तो वृत्त के अंदर एक आयत है महत्तम, जो कि एक्चुअल में एक वर्ग है, ये हमें सिद्ध करना है। तो वर्ग ही बनाएंगे हम, बोलेंगे आयत लेकिन बनाएंगे वर्ग, ठीक है। ये वृत्त के अंदर ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। ओके, ये वृत्त का केंद्र है, केंद्र को मैं ओ बोल देता हूँ, ठीक। और मैं ये बोलता हूँ कि जो वृत्त की त्रिज्या है, माना वृत्त की त्रिज्या कितनी है, ए है, माना वृत्त की त्रिज्या ए है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से एक्स एक्सिस ले लूँ, यहाँ से इधर एक्स एक्स लेता हूँ और इधर वाई एक्स लेता हूँ, वाई एक्सिस, तो ये जो पॉइंट है, एक्चुअली ये पॉइंट है कार्टेशियन प्लेन में, ये पॉइंट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट को डिनोट करता है और ये वाई कोऑर्डिनेट को डिनोट करता है, ठीक है। तो और यहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि एंगल थीटा बना रहा है, यहाँ से कितना बना रहा है, एंगल थीटा बना रहा है। तो ये जो दूरी है, ये क्या है, एक ट्राइंगल है, कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा, ये आपको निकालना है और ये आपको पता है, सूत्र लगाओगे तो ये आपको मिल जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट ए कॉस थीटा, क्या मिल जाएगा, ए कॉस थीटा। अगर आप चाहो तो निकाल सकते हो, देखो कोण के सामने वाली भुजा लंब, ये क्या है, आधार, आधार बट्टे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो आधार निकालना है, देखो ये चीज़ आपको निकालना है, इसको आप एक्स बोल दो, एक्स बट्टा ए क्या है, कॉस थीटा के बराबर है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, ठीक है। सिमिलरली ये क्या है, वाई है, तो वाई बट्टा ए, लंब बट्टे कर्ण क्या है, साइन थीटा के बराबर, तो वाई क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है वो ए कॉस थीटा ए साइन थीटा होगा। कोई डाउट यहाँ तक, वृत्त पर ये जो पॉइंट है वो क्या होगा, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा के बराबर होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखो, क्योंकि हमें क्षेत्र क्या करना है, इसमें महत्तम क्षेत्रफल को हमें महत्तम दिखाना है और फिर बताना है कि वो एक जो आयत है वो एक वर्ग है, यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई को हमें क्या दिखानी पड़ेगी, बराबर दिखानी पड़ेगी, ठीक है। सो देखो हम मान लेते हैं, चूंकि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल नाम दिया नहीं हमने, इस पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। ये वाला बिंदु मैं इसको ए बोलता हूँ, इसको बी बोलता हूँ, इसको सी बोलता हूँ और इसको डी बोलता हूँ। कोई दिक्कत, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं ए बी लंबाई गुणे चौड़ाई, ए बी गुणा ए डी, ठीक हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब आप देखो ये सेंटर में है, ये पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक ए कॉस थीटा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी तो ए कॉस थीटा होगा। टोटल जो ये दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या हो जाएगी, 2a cos थीटा हो जाएगी, ठीक है। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ए बी ए साइन थीटा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी तो ए साइन थीटा होगा,
ए बी क्या हो जाएगा 2a साइन थीटा और ए डी हो जाएगा 2a कॉस थीटा। कुल मिला के 2 दूनी 4 ए स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। थोड़ा सा और ढंग से लिख सकते हैं इसको हम, 2a स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे लिख सकता हूँ। एक सूत्र होता है किसका, साइन 2 थीटा का। ठीक है, ये हमारा क्षेत्रफल है, इसको मैं एच से दर्शाता हूँ, सरफेस एरिया। थीटा के फॉर्म में आया है, थीटा के सापेक्ष कर दूंगा अवकलज, डी एच बट्टे डी थीटा। 2a स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, साइन 2 थीटा का अवकलज क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा। और थीटा का गुणज क्या है, 2 है, गुणे में लग जाएगा। तो ये हमें मिल जाएगा 2 दूनी 4 ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मानते हैं। फिर क्या होता है, उच्चतम तथा निम्नतम के लिए, उच्चतम तथा निम्नतम के लिए क्या होगा कि जो अपने सिंगल डेरिवेटिव किया है उसको हम क्या करते हैं, 0 के बराबर रख देते हैं। तो 0 के बराबर रखेंगे 4 स्क्वायर कॉस 2 थीटा को हम क्या करेंगे, 0 के बराबर रख देंगे। तो 4 इधर आ जाएगा, तो कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा, 0। तो इधर कॉस, इसका मान कॉस में सोचो, कॉस 90 का मान होता है 0। कॉस से कॉस कटा, 2 थीटा बराबर है π/2। थीटा का मान क्या हो जाएगा, π/4 आ जाएगा। थीटा का मान क्या आ जाएगा, π/4। हमें प्रश्न में क्या बोला गया है, क्षेत्रफल को महत्तम दिखाना है। तो इसको अब हमें दोबारा से अवकलज करना है, थीटा की जगह पे π/4 रखना है। ठीक है, पुनः इसको दोबारा अवकलज करेंगे पुनः। तो यहाँ से दोबारा जब अवकलज करेंगे d2h बट डी थीटा स्क्वायर, तो यहाँ 4a स्क्वायर कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस के साइन 2 थीटा, और थीटा का अवकलज क्या हो जाएगा 2। तो कुल मिला के मिल जाएगा माइनस के 4 दूनी 8 ए स्क्वायर साइन 2 थीटा। अब हमें क्या करना है, थीटा की जगह पर, थीटा की जगह पे π/4 रखना है, माइनस 8 ए स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह पे रख दिया π/4। तो π/2 का मान 8 आ गया, तो माइनस 8 स्क्वायर, माइनस ये नेगेटिव में आ गया। और नेगेटिव जब आता है इसका मतलब क्या होता है, फलन महत्तम है। फलन मतलब क्षेत्रफल हमारा महत्तम है, जो कि हमें दिखाना था। फलन हमारा क्या है, महत्तम है, दिखा दिया। अब अगला काम हमारा क्या बच रहा है, जो हमें बोला गया था वो तो हमने कर दिया एक काम, कि भैया क्षेत्रफल को महत्तम दिखाओ। अब हमारा काम क्या है, आयत को हमें वर्ग दिखाना है, यानी कि जो लंबाई और चौड़ाई है उसको हमें सेम टू सेम बताना है। तो बता देते हैं क्या दिक्कत है। चूंकि जो हमारी लंबाई है और जो चौड़ाई है, चौड़ाई लिखूंगा, चौड़ाई लिख दिया, लंबाई हमारी क्या है, ए बी है। ठीक है ना, लंबाई हमारी ए बी है, और ए बी किसके बराबर आया था, 2a कॉस थीटा के बराबर आया था। और चौड़ाई हमारी क्या है, ए डी के बराबर है, जो कि 2a साइन थीटा के बराबर आया था। अब इन दोनों को अगर मैं बराबर दिखा देता हूँ तो बात बन जाएगी। तो यहाँ थीटा बराबर π/4 पर, थीटा हमारे पास क्या है, π/4 है, रख दो यहाँ पर 2a कॉस π/4। तो 2a कॉस π/4 का मान 1/√2, तो ये मिल जाएगा 2a/√2, समीकरण ए। उसके बाद इसमें आ जाओ, 2a साइन π/4, साइन π/4 का भी मान 1/√2 होता है, 2a 1/√2 आ गया, दोनों बराबर। चूंकि लंबाई किसके बराबर है, चौड़ाई के बराबर है, अतः यह एक वर्ग है, अतः यह एक वर्ग है। ठीक है, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। क्वेश्चन में आ जाते हैं, हमारे पास क्या, y बराबर x की पावर में साइन इनवर्स x, तो हमें dy/dx ज्ञात करना है। शानदार क्वेश्चन है, x की पावर में है साइन इनवर्स x, ध्यान रखिएगा।
तो हमारे पास क्या है, y बराबर x की पावर में है साइन इनवर्स x। तो फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। लॉग लेने पर जैसे हम लॉग ले लेंगे तो यहाँ से लग जाएगा लॉग y, और ये हो जाएगा लॉग x की पावर में साइन इनवर्स x। तो आप सूत्र जानते हैं, लॉग m की पावर क्या होता है, n, सूत्र n लॉग m होता है। तो लगा दो सूत्र, तो जो साइन इनवर्स है वो सामने आ जाएगा, और ये हो जाएगा लॉग x, और इधर है लॉग y। अब हमें क्या करना है, फलन को तो हमने सरल कर लिया है, अब हमें x के सापेक्ष अवकलज कर देना है। तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष क्या कर दो, अवकलज। तो लॉग y का अवकलज क्या होता है, 1 के बट्टे में y, और y का अवकलज क्या हो जाएगा, dy बट्टे dx, और इसमें लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहला वाला वैसे का वैसा, गुणे दूसरे का अवकलज, लॉग x का अवकलज 1 के बट्टे में x, दूसरा वाला वैसे का वैसे पहले वाले का अवकलज क्या होता है, 1 के बट्टे में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें डी वाई बट्टे डी एक्स निकालना है, तो ये बट्टे का वाई इधर के गुणे में आ जाएगा। ये क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स बट्टे में एक्स, इस एक्स से ये एक्स काट मत देना, ऊपर है लॉग एक्स बट्टे में है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम क्या करेंगे, वाई का मान रख देंगे, वाई का मान है एक्स की पावर में साइन इनवर्स एक्स, यह है साइन इनवर्स एक्स बट्टे में एक्स, लॉग एक्स बट्टे में √ के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। इस तरीके के मैंने ढेर सारे पेपर सॉल्व कर रखे हैं, जिसके लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रखी है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक करा रखा है, सारा कुछ फ्री में पढ़ा रखा है। प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, रिविज़न करते रहिए। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।